सिंध में रोजाना कुल टेस्ट में 22% मस्बत। क्या हुकूमत मवेशी मंडी पर पाबंदी लगाने का सोच रही है? वज़ीर सेहत सिंध और वज़ीर तवानाई सिंध से होगी तफसीली गुफ्तगू। कोरोना के इंजेक्शन लगाने की अफवाहें हवा में उड़ गई। कोरोना वार्ड के अंदर से समा की कवरेज, कोरोना वार्ड में होता क्या है, सब कुछ सामने आ गया। पाकिस्तान में गुज़श्ता रोज तक 1,17,000 केसेस रिपोर्ट हुए थे। अगर हम सिंध की बात करें तो 86,000 केसेस कल तक रिपोर्ट हुए थे, यानी ये तकरीबन 39% बनता है टोटल केसेस का। और अगर इन केसेस की बात भी हम कर लें तो किरण, उसमें मेजॉरिटी केसेस तकरीबन 80% कराची से हैं। तो जनाब, कराची की सिचुएशन सारी की सारी और सेहत का महकमा, ये लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, आजकल हो क्या रहा है? क्योंकि जाहिर है वबा के दिन है, कुछ भी आसान नहीं है। तो हम आज इसी सिलसिले में बात करेंगे। वजीर सेहत सिंध हमारा साथ देंगी अजरा पिचो साहिबा। डॉक्टर साहिबा, यहाँ के केसेस देखते हुए प्लीज शेयर कीजिएगा जरा ब्रेक डाउन। कितने केसेस गवर्नमेंट फैसिलिटी इस वक्त देख रही है, कितने प्राइवेट फैसिलिटी और कितने होम आइसोलेशन में है? मैं इसके नंबर्स कुछ आपको बता दूं जी। ऑब्वियसली होम आइसोलेशन में हमारे 21,690 केसेस हैं, 690, 21,690। और हॉस्पिटल्स में हमारे हैं 1,578। ये जो हॉस्पिटल्स में हैं, ये इसमें गवर्नमेंट फैसिलिटीज में कितने हैं? टोटल पॉपुलेशन की बता दें जो सिर्फ की है। अच्छा, 15% जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में है और 85% जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में है इन पेशेंट्स में। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आर टेकिंग द मेजर लोड। जो मेजर लोड है पेशेंट्स का वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ले रही हैं। इसके अलावा जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है वो ऑब्वियसली चार्ज कर रही हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स यू शुड रियलाइज कि बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज हम लोग सबके जो है पेशेंट्स जो भी आता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ हूएवर ही इज, रिच और पुअर, हम जो है उनकी बगैर रिन्यूमरेशन लिए टेस्टिंग की भी हमारी पूरी फ्री फैसिलिटीज़ हैं। टेस्टिंग भी हम फ्री कर रहे हैं और ट्रीटमेंट भी हम फ्री कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कराची का मेजर लोड कराची में है। हाफ द स्लाइटली लेस देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ सिंध रिजाइड्स इन कराची। यहाँ कराची की आबादी इतनी वसी है। और इसके आपने कहा कि लॉकडाउन ने क्यों नहीं वर्क किया। आपने 2 हफ्ते पहले, ईद से पहले आपने जो लॉकडाउन को खोल दिया, तो उस वजह से जो है उसके असरात जो हैं अब तक आप हम देख रहे हैं। क्योंकि एक दफ़ा जब कम्युनिटी में इतना वबा इस कदर फैल गई कि अभी कंट्रोल नहीं हो सकती। अगर आप, हमने वफाक से यही कहा था कि ये जो है स्मार्ट लॉकडाउन ये नहीं काम करेगा। आप जो है ये कोई ऐसी चीज नहीं है, देयर इज नथिंग कॉल्ड स्मार्ट। द थिंग इज दैट आप जो है चंद एरियाज में आप लॉकडाउन करें और चंद एरियाज खोल दें। ये इस तरह से काम नहीं चलेगा। पूरी कराची को आप 2 हफ्ते के लिए बंद करें और फिर 2 हफ्ते खोलें, फिर 2 हफ्ते बंद करें और फिर 2 हफ्ते खोलें। इस तरीके से आप उसकी जो कर्व है ऑफ स्प्रेड उसको आप सप्रेस करेंगे, उसको आप कम करेंगे। जब कर्व ऑफ स्प्रेड कम होती जाएगी तो उससे ये होगा कि आपका आस्ते आस्ते ये वबा जो है हम इस तरीके से पहुंच सकते हैं लोगों के पास, ताकि वो जो है पूरी हम काबू पा सकें डिजीज के ऊपर। बहरहाल ये डिजीज इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल, क्योंकि हमारे यहाँ बाहर से भी इंपोर्ट हो रही है। अभी भी आपके फ्लाइट्स, इनकमिंग फ्लाइट्स भी हैं, उनमें भी पेशेंट लोग आते हैं, वो भी पॉजिटिव होते हैं। प्रोपोर्शन कम है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी हम टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये हमें अलाउ नहीं किया जा रहा है एयरपोर्ट्स पे कि हम उनकी टेस्टिंग करें। हमने कहा ये सारे के सारे चैलेंजेस हैं आपके सामने। 2 बातें। एक, आपने कहा कि एयरपोर्ट्स पर नहीं चेक करने दिया जा रहा। ये फैसला आप लोग खुद भी तो कर सकते हैं। अगर एयरपोर्ट के अंदर नहीं, बाहर अगर दरवाजे पे नहीं हो रहा, अगर मरकजी दरवाजे पर नहीं हो रहा तो अंदर वाले दरवाजे पे चेक कर लीजिए। नहीं, देखें, एयरपोर्ट पे जो है हमारी इजारादारी नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट की है। नहीं, मैं यही बात कर रहा हूँ। मैं यही बात कर रहा हूँ कि एयरपोर्ट के अंदर नहीं हो रहा, एयरपोर्ट से बाहर जो आ रहे हैं, ज़ाहिर है वो सूबे में आ रहे हैं, ट्रेसिंग जरूरी तो है, ज़ाहिर है उसका मसला आपको उठाना पड़ता है।
देखिए आप, मैं यही बात करना चाह रही हूँ कि हम जो है एयरपोर्ट पे अगर टेस्ट करें तो हमें आसानी हो और हम उनको उसी वक्त टेस्ट करके घर भिजवा दें और उसके बाद अगर पॉजिटिव आए तो उनको हम ट्रैकिंग करें। अभी वो घर जाके हमें पता नहीं है कि वो पॉजिटिव है या नहीं है, उनमें से कुछ तो टेस्टिंग करवा लेते हैं, कुछ तो नहीं टेस्टिंग करवाते, तो इस वजह से उनकी ट्रैकिंग करना मुश्किल होती। जब तक कितनी परसेंटेज होगी डॉक्टर साहिबा ये जो अभी बाहर से लोग आ रहे हैं, डॉक्टर साहिबा अभी जो बाहर से लोग आ रहे हैं और टेस्टिंग अगर नहीं हो रही एयरपोर्ट्स पर, और एक वो जो कि लोकल ट्रांसमिशन है, अगर ब्रेकडाउन आप दे सकेंगे, अगर फॉर एग्जांपल एक दिन में 500 केसेस रिपोर्ट होते हैं तो उसमें से कितने ऐसे होते हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री होती है, जो बाहर से आए होते हैं, जिनको चेक नहीं किया गया होता एयरपोर्ट पर? नहीं, बहुत कम है, क्योंकि ऑब्वियसली वो टेस्ट अपना नहीं करवा रहे। इसी अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हैं, आप टेस्ट क्यों करवाएंगे? मैम अब ज़रा ये बताइएगा, आप सारे के सारे आदाद शुमार आपके पास में हैं और आप मामलात को इतना क्लोजली देख रही हैं, इतनी जिम्मेदारी के साथ में काम कर रही हैं, ये फरमाइएगा एक आम शहरी कराची का वो ये पूछता है कि मार्केट्स इस तरह से कब तक बंद रहेंगी। मार्केट से मेरी मुराद ख़ास तौर पर ये जो शादी हॉल्स हैं, जो इसके बिज़नेस से वाबस्ता लोग हैं, उनके बारे में पूछ रही हूँ। स्कूल्स के बारे में लोग बहुत कंसर्न है, स्कूल इंतज़ामिया बहुत कंसर्न है, लोगों में बहुत परेशानी है। क्या आप हमको ये समझा सकती हैं, ये बता सकती हैं कि अभी और कितने दिन हमको इन्हीं स्टेप्स के साथ में चलना पड़ेगा जो आप लोगों को मजबूरी के तहत ही सही लेकिन लेने पड़े, सख्त फैसले आप लोगों को करने पड़े? कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि ये 2 साल या 3 साल कितने अरसे तक ये चलेगी। तो क्या स्कूल्स बंद रहेंगे? हमें इसके साथ जिंदगी बसर करनी पड़ेगी। हम अभी इस तरह से कोशिश कर रहे हैं कि जो कम्युनिटी की स्प्रेड है उसको थोड़ा सा स्लो डाउन करें। उसके लिए हम कह रहे हैं कि 1-2-3 महीने, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अभी ईद आने वाली है। आपको पता है कुर्बानी जो है उस सिलसिले में आपके मवेशी सेंटर्स जो हैं जहां मवेशी की मंडी लगती है वो खोलेंगे। उधर कोई SOPs फॉलो नहीं करेगा क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, लोगों को आम दिनों में समझाना मुश्किल हो रहा है और उससे फिर मजीद फैलने का खतरा है। घरों में जानवर जाएंगे, वहां भी आप जो है लोगों को बुलाएंगे, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। हर जगह मसले हैं। आपका जब आपकी जो हरम शरीफ भी जो है बंद हो सकती है और हज जो है उन्होंने महदूद कर दिया, तो फिर अब लोगों को इसको सीरियस लेना चाहिए। मैम मुझे ये बताइएगा कि आपने तनकीद की, आपने स्मार्ट लॉकडाउन पर तनकीद की, आपकी हेल्थ मिनिस्ट्री ने गवर्नमेंट ऑफ सिंध को क्या लिखा था? क्या स्मार्ट लॉकडाउन तजवीज़ नहीं किया था क्योंकि आपकी तजवीज़ पर लॉकडाउन लगा है? नहीं, मैं बताती हूँ। हमने फेडरल गवर्नमेंट को ही कहा था कि जो इंटरमिटेंट लॉकडाउन पे जाना है, स्मार्ट लॉकडाउन जैसी कोई चीज नहीं। आप एक नहीं मैम जो नोटिफिकेशन आया, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन जो नोटिफिकेशन आया सिंध हुकूमत का उसमें बाकायदा लिखा था कि हेल्थ डिपार्टमेंट की रिकमेंडेशन पर है ये। नहीं, मैं अपना जुमला कंप्लीट कर लूं, क्योंकि फिर फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं माना इंटरमिटेंट लॉकडाउन पे। हमने देखा कि ये नहीं जा सकते क्योंकि फेडरल की मर्जी नहीं है, हम अकेला प्रोविंस तो इस पे नहीं जा सकता। तो हमने कहा चलें जो फेडरल गवर्नमेंट ने कहा है कि स्मार्ट लॉकडाउन जिसको कह रहे थे फेडरल गवर्नमेंट, हम ऐसे करते हैं जो हाई रिस्क, जहाँ से हमें केसेस ज्यादा तादाद में मिल रहे हैं, उन एरियाज को हम जो है लॉकडाउन करते हैं। सपोर्ट किया इस चीज को। कराची में कामयाबी नहीं हुई है, मैं ये वाज़ेह कर दूं कि कराची में कामयाबी इसमें नहीं हुई है। मैं यही कहना चाहती हूँ आपके चैनल के तवस्सुत से कि अभी हमें, या अगर हम इंटरमिटेंट लॉकडाउन पे नहीं जाते, विच इज 2 वीक्स ऑफ लॉकडाउन, 2 वीक्स ऑफ ओपनिंग एंड देन अगेन 2 वीक्स ऑफ लॉकडाउन, जो WHO की रिकमेंडेशन है, जो WHO की रिकमेंडेशन है, तो हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि हर फर्द अपनी जिम्मेदारी समझकर मास्क पहने और ठीक है, एहतियात करें। लेकिन मैम ये जो फायदा नहीं हुआ, इस स्मार्ट लॉकडाउन का फायदा नहीं हुआ, आप भी यही कह रही हैं, तो स्मार्ट लॉकडाउन जो कि 14 डेज के लिए लगाया गया था या 2 वीक्स के लिए लगाया गया था, एक्सटेंड क्यों किया? फिर फायदा तो नहीं हुआ। देखिए नहीं, इसको जो है वही हम देख रहे हैं, इसका आउटकम कोई खास आउटकम नहीं हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं कि फिर भी जो है एक मफरूजा है, जब मैं समझती हूँ कि इस पे काम किया जा सकता है और सोचा जा सकता है कि सम लॉकडाउन इज बेटर देन नो लॉकडाउन। ओके, यू आर सपोर्टिंग दिस। आपकी वैसे स्पेकुलेशन क्या है?
मैम वैसे तो ज़ाहिर है इस वक्त 86,000 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं सिंध में, लेकिन बतौर हेल्थ मिनिस्टर आप क्या समझते हैं कि ज़ाहिर है टेस्टिंग नाकाफ़ी तो है, एज पर पॉपुलेशन टेस्टिंग नाकाफ़ी है, आपका आइडिया क्या है कंसिडरिंग द डायनामिक्स ऑफ कराची? कराची में कितना ये फैल चुका है, कितने पेशेंट्स हो सकते हैं जिनका मालूम नहीं है? मैं तो समझती हूँ हर जगह लाखों में होंगे। आप सिर्फ कराची नहीं, हर जगह, लाहौर, जो आपकी मेगा सिटीज हैं उनमें लाखों में, हजारों में तो हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट्स में होंगे जरूर। अच्छा, अब मुझे प्लीज़ बताइएगा, जो हम यहाँ पे मेथड्स इस्तेमाल कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में, जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मेडिकेशंस के ट्रायल्स सिंध में हो रहे हैं, क्योंकि पंजाब में एक टेमरा पर बैन लगा, वहाँ पर कुछ हॉस्पिटल्स इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सिंध में क्या हो रहा है? हम अपने पेशेंट्स को क्या दे रहे हैं? ट्रायल किस पर हो रहा है? कौन से मेडिकेशंस के रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे हैं? और प्लाज्मा के रिजल्ट्स सिंध में क्या आए हैं? देखिए, प्लाज्मा के रिजल्ट्स जो हैं, मैं ये बता दूं कि प्लाज्मा, क्योंकि ड्रैप से ही उन्होंने वो लिया था, एनओसी ली थी प्लाज्मा पर, जी जी। और प्लाज्मा फिर हमने शुरू किया ड्रैप की एनओसी के बाद, जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है पाकिस्तान, जो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आती है, और जब उन्होंने एनओसी दी तो हमने ये प्लाज्मा का जो है इलाज शुरू करवाया। इसमें जो है अगर बहुत एक्सट्रीमली बीमार पर्सन है और उसकी पूरी लंग्स तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, तो उसमें वो फ़ायदा नहीं देती। सही फ़ायदा वो ये देती है कि अगर वेंटिलेटर पे है लेकिन कम लंग्स की लंग इफेक्टेड कम है, तो ये है कि वेंटिलेटर की जो पीरियड है उसकी वेंटिलेशन पे रहने की, वो पीरियड रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। कितने हुए अभी तक सेहतियाब प्लाज्मा से? देखा कि जो मॉडरेटली इल पेशेंट्स हैं उन पे प्लाज्मा की वजह से खातिर खा बेहतर नतीजे निकलते। कितने? तो प्लाज्मा की तो ये कितने ऐसे पेशेंट्स थे जिनको सिंध में प्लाज्मा लगा और वो ठीक हुए? मुझे पूरी तादाद तो याद नहीं है, क्योंकि पहले तो हमने कोई 12 के करीब लोगों को दिया था प्लाज्मा, और उसमें से 1-2 को फ़ायदा नहीं हुआ, बाकी सबको 10 को फ़ायदा हुआ। लेकिन अभी मुझे अभी तो पता नहीं है कि कितनों को दे रहे हैं ट्रीटमेंट प्लाज्मा की और कितनों को नहीं दे रहे हैं। वो तो उनके और एक्टेमरा के बारे में भी शेयर कर लें, इफ यू हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट इट। एग्जैक्ट फिगर्स मैं बता सकती हूँ आपको, लेकिन मैं दूसरी कोई ट्रायल नहीं हो रही। जो भी मेडिकेशन है प्रिस्क्राइब्ड है वर्ल्ड वाइड, रेमडेसिविर है, जो दूसरी मेडिकेशन जो है जो अभी जो है स्टेरॉइड्स की जो आ गई हैं, प्रेडनिसोलोन और डेल्टाकोर्टिल एक्सेट्रा, ये सब हम उसी तरीके से दे रहे हैं जहां ये ट्रायल की सूरत में नहीं है। ये डॉक्टर साहब बड़ी बात है, क्योंकि पंजाब में एज ट्रायल यूज हो रही है और आप कह रही हैं एज ट्रायल नहीं है। जी, इसकी ट्रायल्स वर्ल्ड वाइड हो चुकी हैं, रेमडेसिविर उसकी ट्रायल हो चुकी है, प्रेडनिसोलोन की ट्रायल्स हो चुकी हैं, दे हैव बीन प्रूव्ड टू बी इफेक्टिव। तो वो यहाँ हम ट्रायल नहीं कर रहे हैं, हम देते हैं, अगर जरूरत होती है इट्स अपॉन द डॉक्टर्स डिस्क्रेशन। अगर डॉक्टर सॉरी एक्टेमरा भी यहाँ पर ट्रायल की सूरत में नहीं, अदरवाइज प्रिस्क्राइब की जा रही है, इट्स अवेलेबल। एक्टेमरा भी इसी तरीके से हम अगर डॉक्टर समझते हैं कि जरूरी है तो वो उन्हें दे हैव, क्योंकि ये सब रेमडेसिविर और एक्टेमरा ये दोनों ड्रैप से जो है उनकी वो आ गई है, उनकी सर्टिफिकेशन उनकी जो है वो कर दी है उन्होंने, उनकी सर्टिफाइड, तो इसी वजह से हम यूज कर रहे हैं। बिकॉज ये मेडिसिन इंपोर्ट भी नहीं कर सकते अगर ड्रैप की वो जो है रजामंदी ना हो, तो ये हम कोई इंपोर्ट भी नहीं कर सकता ये मेडिसिन, तो वो इंपोर्ट हो चुकी हैं। अभी इस पे ट्रायल करना, देखें कोविड के सिलसिले में मैं ये एक बात करती हूँ कि ट्रायल करना इज अनएथिकल। आप ट्रायल इस तरीके से नहीं कर सकते कि आप ड्रग्स की ट्रायल दें, और अगर एक इंसान, क्योंकि ट्रायल होती है डबल ब्लाइंड, जिसमें आप एक को देते हैं, उसी किस्म का दूसरा मरीज होता है उसको नहीं देते, ताकि आप दोनों की क्योर देख सकें। आप इस तरीके से नहीं कर सकते कि 2 मरीज हैं जिनको जरूरत है इस ड्रग की और आप एक को दें और एक को नहीं दें। ये ट्रायल में तो यही होता है। हम इस तरह से नहीं कर सकते, जिसको जरूरत है उसको देनी चाहिए ये मेडिसिन, जिसको जो है आप समझ सकते हैं इससे ड्रग से बेहतरी आएगी उस चाहिए, और ये डॉक्टर्स की डिस्क्रेशन पे है कि किसको वो समझते हैं कि ये ड्रग शुरू कराई जाए। थैंक यू सो वेरी मच मैम, आपने हमको वक्त दिया और चीजें हो गई। तो
तो जनाब, कोरोना का ये सारे का सारा क्राइसिस, इसके ऊपर अजरा पिचो साहिबा की क्या गुफ्तगू रही वो हमने आपके सामने रखी। कुछ एक दो पॉइंटर्स हैं जिनको एलैबोरेट करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल आखिर में आपने ध्यान दिया होगा कि वो क्या कह रही हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी मेडिसिन का बिल्कुल एकदम से कोरोना पेशेंट के ऊपर ट्रायल कर देना कोई इखलाकी तौर पर बहुत बेहतर ऑप्शन नहीं होगा, अनएथिकल उनको लगता है। उनका ये कहना है, उन्होंने इसको एक्सप्लेन भी किया। उन्होंने मिसाल दी थी कि अगर एक मरीज के ऊपर ट्रायल कर रहे हैं और दूसरे के ऊपर नहीं कर रहे और दोनों को जरूरत है तो फिर इसको जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं। उनके सामने इस मामले की ये मिसाल है। और जब हम ये बात कर रहे हैं तो हमारे सामने दीगर सूबों की मिसालें भी सामने हैं। हमारे सामने डॉक्टर जफर मिर्जा के स्टेटमेंट्स भी हैं, क्योंकि अगर हम पंजाब के पर्सपेक्टिव से इस खबर को देखें तो वहां पर एक्टेमरा ट्रायल बेसिस पर दी जा रही है, प्लाज्मा ट्रायल बेसिस पर दिया जा रहा है। इन तमाम दवाओं से मुतालिक ट्रायल चल रहा है और जो एडवाइजरी ग्रुप है उन्होंने कहा था कि जो तमाम अद्वियात हैं वो गैर मौसर हैं। लेकिन अजरा पिचो साहिबा ये कह रही हैं कि जो दवाइयाँ सिंध के मरीजों को दी जा रही हैं उसके नताइज भी बेहतर मौसूल हो रहे हैं और वो ट्रायल की सूरत में नहीं दी जा रही। किरण, जो स्टैट्स हैं वो भी कुछ ऐसा ही बताते हैं, क्योंकि रिकवरीज सिंध में सबसे ज्यादा हैं। यहां में अगर मरीज सबसे ज्यादा हैं तो यहां पर रिकवरीज भी सबसे ज्यादा हैं, अगर हम इन्हें कंपेयर करें दीगर सूबों से, कंपेयर करें पूरे पाकिस्तान से। तो अब सवाल ये है कि क्या सूबा सिंध में जो यहाँ का हेल्थ सिस्टम है, क्या यहाँ पर मरीजों की बहुत बेहतर अंदाज में देखभाल हो रही है? क्या यहाँ जो मरीजों के हुकूक होते हैं, जो उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी हुकूमत की, किसी भी हेल्थ केयर सिस्टम की, क्या उसको वाकई बिल्कुल इसी अंदाज में निभाया जा रहा है? एक तो ये कि हम कोशिश करेंगे कि इस सब के ऊपर भी बात करें, जो उनकी ही अजरा पिचो साहिबा ही के बयान की रोशनी में, उनकी ही गुफ्तगू की रोशनी में। दूसरे ये कि हमको अब हॉस्पिटल्स की सिचुएशंस वो भी देखनी होगी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स खास तौर पर इसके ऊपर भी बात करनी होगी। और हम ये कोशिश करेंगे कि हम जल्द अज जल्द कोरोना के आदाद और शुमार भी आपके सामने रख दें। लेकिन मामला अगर है ये कि यहाँ पर सिंध भर में अस्पतालों में रश बढ़ा है, कोरोना कम हुआ है, कोरोना तेजी से फैला है, या फिर मरीजों की सिचुएशन क्या है, मरीजों के इलाज की सिचुएशन क्या है, तो इसके ऊपर फोकस कर लेते हैं अभी। किरण, उन्होंने खुद कहा कि ओनली 15% जो पेशेंट्स हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हैं। और जाहिर है जब प्राइवेट हॉस्पिटल की हम बात करते हैं तो इससे मुताल्लिक हम बात करते आए कि प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत चार्ज कर रहे हैं। हम ये बात करते आए कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में दबाव है, डॉक्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हमने सुनी। तो इस वक्त कराची की अगर हम बात करें, सबसे बड़ा शहर है, तो यहाँ पर हॉस्पिटल्स की सिचुएशन क्या है? यानी अगर मैं बात करूँ वेलफेयर हॉस्पिटल्स की और मैं बात करूँ प्राइवेट हॉस्पिटल की, तो उस पर दबाव है या कि नहीं है? अच्छा, अभी जब हमने बात की थी वजीर सेहत साहिबा से तो उन्होंने कहा था कि सिर्फ 15% मरीज ऐसे हैं कि जिनको प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ जाना पड़ता है। लेकिन इसमें एक अच्छी खबर ये है कि अगर वो 15% भी जा रहे हैं तो इस सब के साथ साथ कुछ यूं हो रहा है कि स्पेस है। ऐसा नहीं है कि खुदा ना खास्ता जगह खत्म हो गई हैं। और 10 दिन की अगर हम बात कर लें तो बड़ा डिफरेंस आया। क्योंकि किरण, कुछ हॉस्पिटल्स ने कुछ रोज पहले बाकायदा नोटिस आवेजा किए थे कि अब जगह नहीं है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल की सिचुएशन क्या है? हमें ज्वाइन किया डॉक्टर वकास ने, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं आप, रिप्रेजेंट करें प्राइवेट हॉस्पिटल को भी। बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले बताइएगा, कुछ देर पहले डॉक्टर अजरा पिचो साहिबा वज़ीर सेहत सिंध ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिंध में और बिलखुसूस कराची में सिर्फ 15% जो पेशेंट्स हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हैं। यानी पहले जो हम खबरें शेयर करते आए कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर दबाव है, डॉक्टर से बात करते आए, अब सिचुएशन क्या है? आप उनकी स्टेटमेंट को बाय कर रहे हैं? वाकई ऐसा ही है, दबाव कम हो गया है? देखिए, मैं उनके स्टेटमेंट को ना बाय कर सकता हूँ, ओके, ना ओन कर सकता हूँ। वो इसलिए एग्जैक्ट स्टैट्स हमारे पास नहीं है, लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि नंबर ऑफ पेशेंट्स ज्यादा हैं और स्टिल प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लोड है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लोड नहीं है या बिल्कुल ही जो है ना वो रिलैक्स हो गए, नहीं, ऐसा नहीं है। पेशेंट्स के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं ओवर द टाइम, ठीक है। और उनकी सिवियरिटी, उनके बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं कि हमें जगह ना होते हुए, जो घर पे मैनेजेबल होते हैं, जो माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज में होते हैं, उनको घर पे मैनेज करवा रहे होते हैं। बहुत जो ज्यादा सीवियर या क्रिटिकल स्टेज में होते हैं उनको फिर हम एडमिट करके उनको यहाँ पे मैनेज कर रहे होते हैं। ये इस वक्त हमारे पास जो है ना वो स्ट्रेंथ है। लेकिन ये कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी स्टडेड हैं, लोडेड हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे भी बहुत स्पेस है। ठीक, तो ये तो डॉक्टर साहब स्पेस से मुतालिक बात हो गई। ज़ाहिर है बहुत से लोग जब किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में कांटेक्ट करते हैं और पूछते हैं उनसे कि वेंटिलेटर अवेलेबल है या नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स का मसला तो नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर लोगों को कंसर्न होता है अपने पेशेंट को लेकर, तो ये मसला कुछ हल हुआ अब वेंटिलेटर्स का और ऑक्सीजन सिलेंडर्स का?
वेंटिलेटर्स तो हर प्राइवेट हॉस्पिटल की अपनी स्ट्रेंथ, बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने जो है वो अपने जो मेन आईसीयू जो इनके नॉर्मल आईसीयू थे उसको कोविड आईसीयू में कन्वर्ट किया है डिमांड को देखते हुए, क्योंकि ये एक जो है वो नेशनल, बल्कि नेशनल क्या इंटरनेशनल पेंडेमिक है, नेशनल इमरजेंसी है। तो वहाँ पे हम जो है बिल्कुल एक तरफ यूं नहीं हो सकते कि हम सिर्फ एक नॉन कोविड वालों को ये एंटरटेन करें। यस, कुछ एक स्मॉल परसेंटेज जो है वो नॉन कोविड वालों के लिए भी रखा गया है, लेकिन मेजर जो है पोर्शन वो कोविड के पेशेंट्स के लिए रख दिया गया है। और टू ज़ाहिर इनकॉर्पोरेट द पेशेंट्स तो कर रहे हैं, हर कोई अपने हिसाब से कर रहा है जितना एफर्ट है, लेकिन स्टिल मैं समझता हूँ कि चीज़ें अभी भी कम है। एंड गवर्नमेंट के स्टेप्स जो है वो थोड़े से बेहतर हुए इस सिलसिले में। इन्होंने दो तीन इदारे जैसे एक्सपो सेंटर के अंदर इन्होंने वेंट्स का जो सिस्टम स्टार्ट किया। डॉ यूनिवर्सिटी ने कल 1 जुलाई को नई बिल्डिंग का इनॉग्रेट किया, जिसमें इन्होंने जो है वो तकरीबन एक्सपो सेंटर में वेंटिलेटर्स जो है ना वो ये एक्सपो सेंटर में वेंटिलेटर्स, दिस इज गुड एंड दिस इज बिग। या ओके, ये तो बड़ा अच्छा आपने शेयर किया, ये गवर्नमेंट की तरफ से शेयर नहीं किया गया। अच्छा, अभी भी आपको लगता है कि इस तरह के इक़दामात और भी होने चाहिए? और अभी भी आपको लगता है कि खुदा न खास्ता पेशेंट्स अगर आने लग गए तो फिर मामलात बिगड़ने का मार्जिन है? अच्छा, आने लग गए की तो बात ही नहीं है, पेशेंट आ रहे हैं, ठीक है, और डेली बेसिस पे हम लोग पेशेंट्स को डील कर रहे हैं। और बहुत सारे पेशेंट स्टिल जो है ना वो जगह के लिए इधर उधर फोन आते हैं कि जगह नहीं है, बेड नहीं है, इधर उधर, तो आ रहे हैं, आने लग गए की बात ही नहीं है। नहीं, और मैं इस हिसाब से कह रही थी कि जब हम इसको देखते हैं ना कि एक पीक आई, एक और वेव आ सकती है, तो मैं उस एतबार से पूछ रही थी। अब आपने कहा कि जो दूसरे इमराज हैं, जो दूसरे पेशेंट्स हैं, आप बात मुकम्मल भी कर लीजिए सर, साथ में ये भी बता दीजिए कि जो दूसरे पेशेंट्स हैं जिनके रूटीन चेकअप्स होते हैं, ये जिनकी तबीयत ख़राब है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, उनका अस्पताल तक पहुंचना और फिर आप उनको केटर करें, उनको ट्रीटमेंट दें, कहीं ऐसा तो नहीं है? क्योंकि शुरू के कुछ दिनों में हमने देखा कि लोगों ने बहुत सफ़र किया, ये सिचुएशन थोड़ी ईज हुई है, यहाँ पर बेहतरी आई है? हाँ, यूँ कह सकते हैं कि जो एक बिल्कुल स्टार्ट में एक पैनिक था कि बिल्कुल ही इवेंट नहीं मिल रहा, बहुत सारे लोग जो है वो बीच रास्ते में खुदा ना खास्ता मतलब जो है वो प्रॉब्लम में भी आए, लेकिन ये सिचुएशन कुछ हद तक कंट्रोल में जरूर आई है और इवेंचुअली और भी आनी चाहिए, क्योंकि और बहुत सारे सेटअप्स जो है वो खुलने के जो है ना वो हैं, जिसमें से एक नीपा पे भी एक आपने सुना होगा कि एक सेटअप बन रहा है पूरा, होपफुली जल्दी आगाज होगा इसका, जो मेरे पास न्यूज़ है, तो उससे भी कुछ हमें उम्मीद है कि जो है वो भी और इनकॉर्पोरेट करेगा इन चीज़ों को और इस पैनिक को कम करने में हेल्प करेगा। ओके सर, मुझे ये भी बताइएगा कि जो सिंध हेल्थ केयर कमीशन है उनकी तरफ से कहा गया था कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जब हम रेगुलेट करते हैं, जो चार्जेस हैं उनको हम रेगुलेट करते हैं, तो ज़ाहिर है उन्होंने कुछ फिगर्स दी थी कि इससे ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल चार्ज कर नहीं सकता। मुझे आप बता सकते हैं अभी करंटली क्या सिचुएशन है? मिनिमम कोई प्राइवेट हॉस्पिटल जो कोरोना को डील कर रहा है वो कितना चार्ज करे? नॉट टॉकिंग अबाउट मैक्सिमम, टॉकिंग अबाउट मिनिमम। वो वही बात है आपकी, मिनिमम और मैक्सिमम डिपेंडिंग अपॉन द सेटअप, ठीक है, तो रेंजेस हैं और जो सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने जो डिफाइन की हैं, मैं हर हॉस्पिटल की तो ऑब्वियसली मुझे नहीं पता होंगे स्टैट्स, लेकिन हाँ हमारे हॉस्पिटल में जहाँ पे हम लोग पेशेंट्स को डील कर रहे हैं रीजनेबल एंड अफोर्डेबल प्राइसेस। वो रीजनेबल क्या है वैसे? मैं फॉर यस वो क्या है? ठीक है, डिपेंड अपॉन रीजनेबल, हाँ रफली डिपेंडिंग के पेशेंट को जनरल वार्ड में कैटर किया जा रहा है या पेशेंट को आईसीयू की नीड है और आईसीयू विद वेंटिलेटर और विदाउट वेंटिलेटर, तो इट इज रेंजिंग फ्रॉम बेड रेट्स, मैं बेड रेट्स की बात कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल पर डे एक्सपेंस की बात कर रहा हूँ कि ये सारी चीजें ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ होती है, तो 5000 से लेके 20000, ठीक है, ये डिफरेंट स्टेजेस में, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड, आईसीयू विदाउट एंड विद पर डे। ओके, ये तो सुन के इत्मीनान होता है, क्योंकि हम तो लाखों में सुनते आए थे इससे पहले। ठीक है सर, साथ मौजूद थे आप और इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू करते प्रिया, और जिस तरह कोरोना वार्ड्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हैं और उससे मुतालिक हम बहुत सी खबरें भी शेयर करते हैं, ना सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स बल्कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी। खैर, जब से कोरोना वायरस पाकिस्तान में आया, मुख्तलिफ अफवाहें भी ज़ेरे गर्दिश और अभी तक हैं, अभी तक लोग इसको हकीकत तस्लीम नहीं करते, हालांकि इसमें अहलियत है, ये जान ले लेता है, लेकिन लोग फिर भी इस पर यकीन नहीं कर रहे, साजिश समझते हैं, अभी तक साजिश समझते हैं। किरण, वो कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि गलत इंजेक्शन दे दिया जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि जो रिपोर्ट्स हैं वो गलत दे दी जाती हैं,
इन अफवाहों पर हमने काम किया, इनको गलत साबित करने और हकीकत आपके सामने पेश करने के लिए हमारे रिपोर्टर फयाज अहमद कोरोना कॉम्प्लेक्स के अंदर गए, डॉक्टर से बात की और आपको हम फिर बता देते हैं ये पहली मीडिया टीम है जिनको कोरोना वार्ड्स के अंदर तक रसाई हासिल हुई है और जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझा कि सारे का सारा झूठ खुल जाएगा, सारे का सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा अगर हम जाके देखेंगे और फिर आंखों देखा हाल आपको भी दिखाएंगे। तो फिर ये सारा किस्सा आपके सामने रखते हैं। जी बिल्कुल, आज हम सूबे के सबसे बड़े अस्पताल लेडी रीडिंग के कोरोना कम्प्लेक्स के अंदर मौजूद हैं। हमारे साथ पहले तर्जुमान मौजूद हैं अस्पताल के, चूँकि ये ग्रीन एरिया है, इससे आगे रेड जोन है, वहाँ भी हम जाएंगे। पहले इनसे बात करेंगे, थोड़ा सा बताइएगा आसिम के क्या क्या इंतजाम हैं। करंटली जो बेड सिचुएशन है, हमारे पास 205 बेड्स हैं कोरोना कम्प्लेक्स में, जहाँ पर हम खड़े हैं ग्रीन जोन में। अभी हमने फैसला किया है कि बेड्स की कैपेसिटी को जिस तरह गवर्नमेंट कह रही है, इंस्ट्रक्शंस हैं, तो हम 500 तक लेके जाएंगे, जो LRH के पूरे बेड्स का 28% बनता है। चलते हैं ऊपर कोरोना कम्प्लेक्स जो कि रेड जोन कहलाता है, लेकिन वहाँ जाने से पहले हम जो पर्सनल प्रोटेक्शन किट्स हैं, मैं और मेरा कैमरामैन कामरान खान, हम वो पहनेंगे। देखें, इस वक्त हम कोरोना कम्प्लेक्स के अंदर इंटर हो चुके हैं, रेड जोन है, और जैसे ही आप पहले मंजिल पे आते हैं तो यहाँ पर प्राइवेट रूम जो है इन्होंने यहाँ पर बनाए हैं। यहाँ पर तिब्बी अमला, नर्सिस, पैरामेडिक्स, डॉक्टर हजरात यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर आयशा मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो हम आपको खराजे तहसीन पेश करते हैं। जिस कदर मुश्किल मैं अब फील कर रहा हूँ कि जिस गर्मी का एहसास भी हो रहा है, हब्स भी है, बहुत मुश्किल है। थोड़ा सिचुएशन बताइए, यहाँ पर कितने पेशेंट हैं और किस तरह इलाज हो रहा है? ये हमारे पास प्राइवेट रूम्स हैं। ये हमने एक सेपरेट यूनिट बनाया हुआ है, कोरोना यूनिट, कार्डियोलॉजी बिल्डिंग से। यहाँ पे हमने तकरीबन 3-4 डिस्ट्रीब्यूशंस किए हैं। सबसे पहले प्राइवेट रूम्स हैं, यहाँ पे सिर्फ सस्पेक्टेड केसेस आते हैं जो हमारे पास सिम्टोमेटिक होते हैं, तो यहाँ से हम इनकी स्वाबिंग भेजते हैं और जब तक वो पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं आते वो यहीं पे ठहरते हैं हमारे पास। तो यहाँ पे अभी हमारे पास 9 पेशेंट्स हैं जो सारे के सारे सस्पेक्टेड है। डॉक्टर कम्युनिटी, जो नर्सिस हैं, जो दीगर अमला है, तिब्बी अमला, उनको कह रहे हैं कि काफ़ी इनके साथ मेहनत कर रहे हैं और एक घर का माहौल भी है। तो ये आपने खुद मुलाज़ा फरमाया, जो पेशेंट हैं इफेक्टिव हैं और काफ़ी रिकवर हो चुके हैं माशाल्लाह से, अल्लाह आपको सेहत दे। अब चलते हैं ऊपर और दीगर वार्ड भी चलते हैं, वहाँ पर भी सूरत हाल है, वो भी आपको बताते हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ तिमादार मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहाँ से आए आप? चरसदा से हैं सर। और कौन है पेशेंट? वालिद साहब है हमारे। अच्छा, कब से ज़ेर इलाज हैं और अब तबीयत किस तरह है इनकी? ऑलमोस्ट आज 9वां दिन है इनका, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह जब जिस पोजीशन में आए थे तो अभी उससे काफ़ी बेटर है। और यहाँ पे अस्पताल का जो अमला है, जिस तरह बाहर हम सोच रखते थे कि इस तरह होगा, इस तरह होगा, फलां इंजेक्शन वगैरह होते हैं, कुछ भी इस तरह नहीं है। हम 5-6 दिन इस वजह से लेट हुए कि हम डर रहे थे कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन जब यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग इस तरह ट्रीट कर रहे हैं जैसे फैमिली की तरह। यहाँ पर जो कुछ टीएमओज हैं, नर्सिंग स्टाफ है, उनसे भी बात करेंगे। हम 4 शिफ्ट में काम कर रहे हैं, सुबह 8 बजे से 2 और 2 से फिर 8 तक और ऑनवर्ड। इसी तरह हमारा मोरल जो है वो काफ़ी हाई है। हम जो ड्यूटी है इसको फ़र्ज समझ के यहाँ पे कर रहे हैं। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। ड्यूटी देने में कोई मुश्किल तो पेश नहीं आ रही? ये समझा जाता है कि सनफ़े नाजुक ख़वातीन नाजुक होती हैं या डर जाती हैं, कोई डरी तो नहीं? नहीं, स्टार्ट में बिल्कुल जब इधर ड्यूटी नहीं की थी तो हमारे काफ़ी और स्टाफें जो थी वो इफेक्ट हो चुके थे। डर तो लग रहा था, लेकिन जब से इधर ड्यूटी स्टार्ट की, कुछ पेशेंट हमारे रिकवर होके चले गए, तो अभी डर नहीं लगता है। इंशाल्लाह ड्यूटी करते रहेंगे। ज़बरदस्त। आपने सुना कि डॉक्टर हो, नर्सिस हो, दीगर अमला हो, काफ़ी जो है वो डटे हैं और काफ़ी ज़्यादा इनमें से ख़ुद भी पॉजिटिव केसेस आए हैं, लेकिन रिकवर होने के बाद वापस
अपने जो ड्यूटी हैं, जो फ़राइज़ है वो सर अंजाम दे रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ यही मकसद था कि अफवाहों पर कान नहीं धरना और जो रियलिटी है वो तस्लीम करना है, और वो ये है कि कोरोना वायरस हकीकी मानों में मौजूद है और सिर्फ हम उस वक्त इसका मुकाबला कर सकते हैं जब सही मानों में संजीदा होकर इन तिब्बी अमलों को साथ दें, तभी हम इस वायरस से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। एक बार फिर बता दें, पहली मीडिया टीम जो कि किसी कोरोना वार्ड में गई, और ये सब जो हमारे टीम मेंबर्स थे माशाल्लाह ये कोरोना वॉरियर्स हैं, ये रिकवर हुए हैं। तो जिस तरह इन्होंने रिकवरी की और जिस तरह इन्होंने इससे मुकाबला किया और जो पेशेंट्स उससे लड़ रहे हैं उनकी बात तो की, लेकिन जिस तरह उनका ख्याल, उनका ध्यान रखा जा रहा है, जो पैरामेडिक स्टाफ है, जो डॉक्टर्स हैं, उनसे मुतालिक बात करने के लिए बहुत ज़रूरी था कि जाकर वहाँ पर ख़ुद भी देखें और आप तक ये मालूमात लेकर भी। एनीवेज़ बढ़ते हैं आगे। मौजूदा हुकूमत, इसकी बात कर लेते हैं। एक और माली साल ख़त्म हुआ है, अब महंगाई से छुटकारा मिला है या नहीं मिला, इससे मुतालिक रिपोर्ट आपको दिखा दें, फिर बात करते हैं। ओके। मौजूदा हुकूमत का एक और माली साल इख्तिताम पजीर हो गया, लेकिन आवाम को महंगाई से छुटकारा ना मिल सका। गुज़िश्ता माह 8.82% इजाफे के बाद महंगाई की माहाना शरह 8.59% हो गई। इदारा बराए शुमारियात के मुताबिक जून में अंडे 22%, टमाटर 13%, आटा 12%, सब्जियां 4%, जबकि मसाला जात 5.4% तक महंगे हुए। कपड़े और चिकन की कीमतों में 1.5 से 2% तक इजाफा हुआ। अलबत्ता प्याज 17%, दाल चना 5.84%, दाल माश और दाल मूंग के निर्ख तकरीबन 3% तक गिर गए। फल 4.36 और बेसन 4% तक सस्ता हुआ। जुलाई से जून तक महंगाई की औसत शरह 10.74% रही, जो गुज़िश्ता 5 साल में सबसे ज़्यादा है। सालाना आदादोशुमार के मुताबिक आलू 72%, मुख्तलिफ दालें 50% तक महंगी हुई, घी 25%, चिकन 18% और चीनी की कीमत भी 15% तक बढ़ गई। माली साल 2018-2019 के मुकाबले में रेस्टोरेंट और होटल के किराए 9% तक बढ़ गए। एक साल में सेहत की सहूलियात 9.26%, तालीम 2% महंगी हुई। ताहम गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में तामीराती सामान 12%, फर्नीचर 10%, मोटर फ्यूल 28% सस्ता हुआ। टमाटर की कीमत में 23%, जबकि बिजली के निर्ख में 3% कमी हुई। यानी माली साल 2019-2020 महंगाई के तूफान का साल साबित हुआ है। महंगाई का ये जायज़ा सैयद फवाद ज़ैदी आपको इसके बारे में बता रहे थे। और ये ऐसा क्यों कर हो रहा है? सब मामलात को कोरोना से जोड़ना दुरुस्त होगा या नहीं? और महंगाई से जान इस बार नहीं छूटी, आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, इसी सब के ऊपर बात करेंगे। महंगाई के इसी तूफान की वजह जानने की कोशिश करेंगे। मौशी तज्जियाकार मुजम्मिल असलम हमको ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत महंगाई है, आगे इसके सोचने का ना बिल्कुल हौसला नहीं है, क्योंकि नज़र नहीं आ रहा मुजम्मिल साहब के मामलात कुछ बेहतर होंगे और ये महंगाई का जिन बोतल में वापस जाएगा। देखिए, बात ये है कि महंगाई जो है एक ऐसी चीज है जो हमें विरसे में मिली है। यानी कि मैं विरसे से ये हुकूमत नहीं बोल रहा, ये हम पाकिस्तानी हम शहरियों को मिली है। पिछले दिनों में एक टीवी प्रोग्राम में था, तो उसमें मेरे साथ मुसद्दिक मलिक साहब PMLN के भी थे। तो उन्होंने बैठ के बोला कि जी हमारे दौर में तो 4-5% महंगाई रही, ये जो PTI की हुकूमत आई उसमें 10% महंगाई हो गई, 11% जैसे अभी आप लोगों ने भी बताया। तो असल में आज ये मौका है तो ये बात वापस से हम रिपीट कर देते हैं कि ये जब हम महंगाई की शरह की बात कर रहे होते हैं, ये होता क्या है, ये बताते क्या है, हुकूमत बताना क्या चाहती है। जब हम ये कहते हैं कि 10% मुस्लिम लीग नून के दौर में 5% बढ़ी थी और इसमें जो है 10% बढ़ी है, इसका मतलब ये होता है महंगाई जो पाकिस्तान में ज़ाविया होता है। मिसाल के तौर पे अगर 31 दिसंबर को आटे की कीमत अगर 50 रुपए किलो थी, ठीक है, और वो 40 से 50 हो गई, ठीक है, और अगले साल हम ये कहें कि जी महंगाई 0% है, तो वो 50 रुपए 0% का मतलब ये होता है कि महंगाई यानी कि वो आटा 50 से 40 नहीं हुआ, 50 पे ही रह गया। ओके।
तो मैं सिद्दीक मलिक साहब से मैंने सवाल पूछा था कि आप ये कहते हैं कि सस्ती महंगाई है। 2013 में जब आप हुकूमत में आए थे, एक काम करते हैं कि उस वक्त जब आए थे 10 बुनियादी चीजों की जो है ना कीमतें उस वक्त की निकाल लेते हैं, और जब आप 2018 में गए थे उस वक्त क्या थी। मैंने मिसाल दी कि सरिये की कीमत ले लें, सीमेंट की कीमत ले लें, एक प्लॉट की कीमत ले लें, क्योंकि इंसान को घर भी लेना होता है, बनाना होता है, प्लॉट होता है। इस तरीके से एक गाड़ी की कीमत ले लें, गाड़ी भी हर इंसान यूज करता है। किसी यूनिवर्सिटी या स्कूल की फीस ले लें, कोई एक दवा ले लें। मैंने ये कहा कि जो आप 2013 में कीमतें जिस टाइम पे आपने टेक ओवर किया था और 2018, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो महंगाई तो कम, आम आदमी तो यूं देखता है ना कि मेरे पास 1 लाख रुपए में 1 लाख रुपए में क्या क्या कुछ खरीद सकता हूँ, ठीक है। अब वो 1 लाख रुपए में जो 2013 में आप जितनी चीजें खरीद सकते थे, 2018 में उसकी आप निस्फ भी नहीं खरीद सकते। तो आपने कौन सी महंगाई खत्म की। तो ये जो माशी जो हम नंबर देते हैं महंगाई कम होने का, ये एक आंखों में धूल झोंकी जाती है और ये इसमें कोई सदाकत नहीं है। ये जो हम डिफरेंट गवर्नमेंट के कंपैरिजन्स करते रहते हैं, हर साल हर चीज की कीमत बढ़ती जा रही है, चाहे वो उस साल 7% से बढ़ रही है या 10% से, लेकिन बढ़ रही है। अब पिछले साल क्यों महंगाई हुई, एक तो हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज थे मुल्क में, आप कभी देख रहे हैं कि टिड्डी दल का हमला, कभी लॉकडाउन, कभी क्या। इसके अलावा जो पीटीआई की हुकूमत आई थी, इन्होंने रुपए की कदर में जो है ना कम से कम 25-30% की गिरावट की। जो 25-30% की जो गिरावट होती है वो उसी वक्त कीमतों में उसका असर नहीं आता, उसका आहिस्ता आहिस्ता आता है, क्योंकि पुराने सस्ते माल भी होते हैं। तो वो हमने देखा कि वो लैग इफेक्ट के साथ जो है पिछले 8-9 महीने में वो महंगाई की शरह में इजाफा हुआ था। अगर आपको याद हो, अगर आप हर महीने का ट्रैक करें तो फरवरी 2020 में महंगाई 14.5% तक गई और अभी जून जो महीना खत्म हुआ है वो 8.6% पे आ गई है। तो अब यानी अब इसका मतलब ये नहीं है कि 14.5% से अब 8.6 पे आ गई तो कीमतें कम हो गई हैं। अभी भी कीमतों की रफ्तार पहले 14.5% के हिसाब से बढ़ रही थी, अब वो 8.9%, 6% के हिसाब से बढ़ रही है, लेकिन रफ्तार बढ़ने की तरफ है। तो आम आदमी जब मुझे अक्सर सड़क पे मिल जाता है या कभी दावतों में या कई दफ्तरों में, वो कहते हैं सर आप टीवी पे तो बोल रहे थे पिछले साल की महंगाई कम हो गई है, चीजें तो महंगी है। तो लोगों के लिए चीजें हर वक्त महंगी होती रहेगी। ये जो हम महंगाई के बताते हैं, ये रफ्तार बताते हैं कि अभी इस रफ्तार से बढ़ रही है, अब इस रफ्तार से हो गई है, लेकिन बात हो रही है। ठीक सर, एक बात ये भी लोग ये भी सवाल करते हैं कि जब पेट्रोलियम प्राइसेस डिक्रीज भी होती हैं उसका इम्पैक्ट नहीं आता। दैट मींस कि यहाँ पर गवर्नमेंट का फेलियर है कि भले प्राइस डिक्रीज हो भी, लेकिन उसको उस तरह इम्प्लीमेंट करा नहीं पाते। यानी जो अशिया खुरानोशी कीमतों में कमी आनी चाहिए वो करा नहीं पाते, हालांकि पोटेंशियल होता है कि कीमतें कम हो जाएं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, हमें गलत ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है। हमेशा हम कहते हैं कि गवर्नमेंट कीमतें कम कराए, गवर्नमेंट भी गलत ट्रक की बत्ती के पीछे पड़ गई है। आप अमेरिका अगर कभी जाएं तो अमेरिका में आपने कभी वॉलमार्ट का सुना होगा, वहाँ कॉस्को है, वहाँ पे ना एक ही लाइन में 5 स्टोर होंगे। अच्छा, आप वॉलमार्ट जो है सस्ता स्टोर, अगर एक चीज अगर चॉकलेट मिसाल के तौर पे लेने जा रहे हैं तो वहाँ $10 का 1 किलो का थैला मिलता है। उसके साथ एक दूसरा हाई एंड स्टोर है, वही स्टोर उसी साइज का, वो $15 का दे रहा है। आपको गवर्नमेंट कभी प्राइस कम नहीं करा सकती। ये तो यहाँ पर भी है, इसके लिए अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है सर, ये तो यहाँ पर भी है जी। ये तो पाकिस्तान में भी है। सुपर स्टोर्स अगर 7-3 हैं तो प्राइस डिफरेंस वहां पर भी है, वो गवर्नमेंट उस पर भी काम नहीं कर पाती। आपको कंपटीशन क्रिएट करना, Exactly. आपको ज्यादा से ज्यादा चॉइसेस, जब कंपटीशन होगा ना तो आप एक दूसरे से सस्ता और ज्यादा काम करने के लिए आप चीजें सस्ती करेंगे। ठीक सर, थैंक यू मुजम्मिल साहब, साथ मौजूद थे आप और तज्जिया शामिल किया हमने आपका जो मौशी सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान की, और इन्फ्लेशन से मुतालिक हमसे आप गुफ्तगू करते हैं, वो चाहे कोर इन्फ्लेशन चाहे फूड इन्फ्लेशन। एनीवेज बढ़ते हैं आगे, कराची से मुतालिक बात करते हैं, क्योंकि कराची में स्मार्ट या सिलेक्टेड लॉकडाउन था। जब गवर्नमेंट कहती है वी केयर फॉर यू, वो केयर
फॉर यू में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया था और कितनी केयर थी आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। एनीवेज जी, गुज़श्ता रात 12 बजे वो जो टाइम पीरियड था वो मुकम्मल हो चुका है और अब कमिश्नर कराची साहब ने ये कहा है कि एक नई पॉलिसी के तहत सिर्फ महकमा सेहत की तरफ से मिलने वाली एडवाइजरी वाले इलाकों में लॉकडाउन किया जाएगा। डज दैट मीन कि लॉकडाउन खत्म और आज से वो जो मार्केट्स थी उन इलाकों में वो भी खोल दी जाएंगी? तो ये सवाल हम लेकर चलते हैं संजय साधवानी की तरफ। संजय, रात 12 बजे लॉकडाउन खत्म हो गया, अमली तौर पर क्या लॉकडाउन खत्म हो गया है? वो जो कनातें लगाकर रास्ते बंद किए थे, गलियां बंद की थी और सीधा ना जाओ जरा घूम के जाओ वाली पॉलिसी शहरों को अपनानी पड़ती थी, वो अब खत्म हो गई, अब सिरात मुस्तकीम पर ही चलेंगे? जी बिल्कुल शुएब, लॉकडाउन की जो इस्तेमाल की पॉलिसी थी वो खत्म कर दी गई है। खत्म मतलब ये कि जो लॉकडाउन लगाया गया था गुज़िश्ता 14 रोज कबल, वो रात खत्म हो गया और अब एक नई पॉलिसी अपनाई गई है कि डिप्टी कमिश्नर मुतासरा इलाकों में जो मखसूस इलाके हैं उनमें पाबंदियों का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। कमिश्नर कराची नोटिफिकेशन जारी करेंगे, उसके बाद ये फैसला होगा कहाँ लॉकडाउन होना। लेकिन संजय, जिस तरह तारिक रोड, सदर, ऐसे बहुत से इलाके जहाँ बड़ी मार्केट्स थी, यानी छोटी मार्केट्स तो खुली हुई थी, दुकानें तो खुली हुई थी, लेकिन बड़ी मार्केट्स बंद थी, वो मार्केट्स भी खुल जाएंगी? इन मार्केट के लिए कुछ कब संजय, आपकी आवाज कट रही है, दोबारा आपसे हम राबता करते हैं क्योंकि आप साथ मौजूद हैं। आप ही बता रहे हैं कि रात 12 बजे लॉकडाउन खत्म हो गया। तो सवाल ये है कि जो मार्केट्स थी, क्योंकि ज़ाहिर है वो मार्केट्स बंद थी, क्या वो मार्केट्स अब खुल चुकी हैं या कि मार्केट्स नहीं खुली? इसके साथ साथ जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनकी तरफ से नए नोटिफिकेशंस जारी होंगे, वो कब जारी होंगे ये भी सवाल अहम है क्योंकि उनके नोटिफिकेशंस के बाद ये फैसला किया जाएगा कि दोबारा से किन इलाकों में लॉकडाउन होना है। कुछ देर पहले अजहर पेचोह साहिबा ने कहा था इस स्मार्ट लॉकडाउन का फायदा नहीं हुआ, केसेस उसी तरीके से रिपोर्ट हो रहे हैं और इन एक्चुअल भी ऐसा ही है। संजय, दोबारा आपकी तरफ आएंगे प्लीज, दुकानदारों से मुताल्लिक बड़ी मार्केट्स, कोई अच्छी खबर या क्या खबर? जी बिल्कुल, सदर तारिक रोड, इन समय जो दीगर बड़ी मार्केट्स हैं इनके लिए खुशखबरी है क्योंकि गुज़िश्ता रात जो लॉकडाउन खत्म हो गया उसके बाद जो जिला जनूबी की बात करें या जिला शर्की की बात करें तो इन दो इजला में अहम मार्केट आती हैं। तो इनके डिप्टी कमिश्नर की जानिब से अब तक कोई भी पाबंदियों का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, किसी भी किस्म की नई यूसी सील करने या किसी मार्केट को सील करने का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। तो इसका मतलब जो मार्केट बंद की गई थी, सदर का मेन इलाका जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, मोबाइल मार्केट या जो दीगर मार्केट सदर में आती हैं वो भी आज खुल जाएंगी। बंस रोड, इन समय जो दीगर इलाके बंद किए गए थे। और संजय जाहिर है अब तकरीबन 10 बज चुके हैं और मार्केट्स अब जरा सुबह जल्दी खुल जाती हैं और जब लॉकडाउन रात 12 बजे खत्म हो गया और क्योंकि कल ऐलान भी हो गया था ताजिर बिरादरी की तरफ से मार्केट्स खोलेंगे, तो वाकई मार्केट्स खुल गई है? स्मार्ट लॉकडाउन खत्म हो गया है, बाकी लॉकडाउन इन इलाकों में जारी है सुबह 9 से शाम 7 बजे तक। बाकी लॉकडाउन कौन सा है संजय? देखें, सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन में तोसी कर दी है। उस लॉकडाउन के तहत जो कारोबार है सुबह 9 से शाम 7 बजे तक किया जा सकेगा। हफ्ता इतवार को तमाम मार्केट बंद होंगी, ग्रोसरी के अलावा। ठीक है संजय, यानी मार्केट्स खुलेंगी लेकिन उन्हीं औकात में खुलेंगी जो पहले से तय किए गए हैं, वो 9 से 7 बजे के औकात जो बने थे, एसओपीज के तहत होगा। संजय, बेहद शुक्रिया, आपने हमें इस सिलसिले में अपडेट किया। तो इससे पहले जैसे हम बात भी कर रहे थे, संजय भी बता रहे थे कि भाई मार्केट्स खोलेंगे, इसी तरह की बात कर दी गई है, इसी तरह की बात कर दी गई है। ताजिर रहनुमाओं की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, उसका भी हमने आपको रेफरेंस दिया था। तो जनाब, लॉकडाउन ने कितना परेशान किया है ताजिरों को, वो ये बात कर रहे थे। आज उन्होंने कहा था मार्केट खोलेंगे और अब तक जो खबरें आती चली जा रही हैं उसके मुताबिक यही है जनाब कि मार्केट्स खुल भी रही हैं। थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी आई है, नोटिफिकेशन भी आए, देखिए इम्प्लीमेंटेशन आगे इस सिलसिले में होता कैसे है। अच्छा, जब हम कारोबार की बात करते हैं तो मुख्तलिफ किस्म के कारोबार होते हैं और मुख्तलिफ किस्म की डीलिंग्स होती हैं। तो अब हम ज़रा इसी सब की बात भी कर लेते हैं। कार का मामला है क्या? ये गाड़ी कैसी गाड़ी है, कहाँ इस्तेमाल हुई, ये मैं जो कह रही हूँ थोड़ा सा इसको एलेबरेट भी कर देते हैं आपके कराची हमला, आपको याद है कुछ दिन पहले स्टॉक एक्सचेंज पर हमले करने की कोशिश की गई थी, वो नाकाम हुआ था। लेकिन जो गाड़ी इस्तेमाल हुई थी वो गाड़ी किसकी है, क्योंकि उससे मुताल्लिक कुछ खबरें ये भी आई कि चंद रोज़ पहले शोरूम से ख़रीदी थी। अब उस पर नया तनाज़ा खड़ा हो गया है क्योंकि ये गाड़ी 10 माह पहले एक ड्रामे में दिखाई दी है। स्टॉक एक्सचेंज पर हमले के दौरान जो गाड़ी इस्तेमाल हुई वो एक ड्रामे में नज़र आ चुकी है।
वो एक पार्क में मौजूद थी और वहीं से कुछ विजुअल्स हैं जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर भी ज़ेर बहस हैं। 1 जुलाई को नशर होने वाली किस्त में ये गाड़ी दिखाई गई। ये गाड़ी अच्छा, ये तो हम बात करें 1 जुलाई की, ये करें तो फिर बिल्कुल 2 दिन पहले की बात है। फिर एनीवेज, जिस गुज़श्ता बरस अगस्त में इसको रिकॉर्ड किया गया था। एग्जैक्टली। और ड्रामे की जो वीडियो है वो तफ्तीशी हुकाम ने हासिल कर ली है। अब जबकि इस वारदात के ऊपर तहकीकात हो रही थी, तफ्तीश हो रही थी, इसी गाड़ी को ट्रैक करने की कोशिश की जा रही थी, तो ये गाड़ी कब कहाँ खड़ी देखी गई। जब इसकी नंबर प्लेट को देखा गया और फिर उसके बाद में इस सिलसिले में तहकीक की गई, तो फिर ये पता चला जनाब कि गुज़श्ता बरस अगस्त में जिस किस्त को रिकॉर्ड किया गया था एक ड्रामे की, एक चैनल की, तो वहाँ पर ये खड़ी थी। थोड़ा सा अलार्मिंग है, इसीलिए इसको देखा जा रहा है। किरण, जब इस गाड़ी से मुताल्लिक खबर है तो ये भी कहा गया था कि ये जो गाड़ी है कुछ दिन पहले ही खरीदी गई। एनीवेज, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक। क्या आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक को मालूम हो जाता है कब टेक्निकल मसला होना है? क्योंकि हमारे इलाके में रोज़ाना रात को 11 बजे टेक्निकल मसला होता है। कल ये हुआ किरण कि रात 11:02 हो गए, लाइट नहीं गई, तो मैंने ट्वीट कर दी। मैंने ट्वीट की कि मैंने मेंशन किया कि इलेक्ट्रिक, और मैंने कहा खैरियत है, आज 11:02 हो गए, लाइट नहीं गई। किरण, क्या एक्शन था किरण! जस्ट आफ्टर अ मिनट लाइट चली गई और मैसेज आ गया टेक्निकल मसला है, इसको ठीक कर रहे हैं। पूरे 12 बजे वो टेक्निकल मसला खत्म हो गया। इतना काम कर रही है, बहुत काम कर रहे हैं भाई, बहुत काम कर, लोगों को जगा रहे हैं। ये आप देखिए ना, टास्क देखिए ना क्या क्या है। बिजली काटनी है, मैसेज करना है, बिल बनाना है और ज्यादा बनाना है। एग्जैक्टली। बिजली कम आनी है, बिल ज्यादा आना है। ये इस वक्त कराची वालों के लिए दोहरा अजाब है, क्योंकि हवाएं बंद हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा और ऐसे में लाइट जा रही है। कहा तो ये था कि इलेक्ट्रिक भाईजान ने कि रात 12 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक लाइट नहीं जाएगी, पर भाईजान बड़ा शिकवा है आपसे, क्योंकि लाइट तो जा रही है, वो रात 3 बजे भी जा रही है, और वो बहुत सारे मसाइल को भी लेकर आ रही है। एग्जैक्टली। और आप ये देखिए तो सही, एक तो वोल्टेज का मसला भी कह रहा हूँ, दूसरी बात ये कि जब आप कह देते हैं कि 12 से 7 लाइट नहीं जाएगी तो फिर जाती क्यों है, ये समझ से बाहर है। फिर आपको मालूम होता है ये कुछ घंटों का टेक्निकल मसला तो ठीक हो जाएगा। एनीवेज, कराची के शहरी रुल गए हैं। खुर्शीद आलम मुख्तलिफ इलाकों का अहवाल आपको बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। कराची के लोगों को बहुत सारे मसाइल का सामना है। उन्हें पानी नहीं मिलता, उन्हें बिजली नहीं मिलती। ये बिजली का खंभा है, लेकिन इस वक्त भी इस इलाके में बिजली मौजूद नहीं। पानी और बिजली के बगैर कराची के लोगों पर क्या बीतती है, जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। बेताशा बच्चे परेशान, वाइफ है वो शुगर के मरीज़, वो भी मतलब ब्लड प्रेशर के मरीज़, वो भी परेशान। सिवाय दिल से हमारे बद्दुओं के अलावा कुछ भी नहीं निकलता ये इलेक्ट्रिक के लिए, साथ में हुकूमत के लिए भी, हुकूमत भी कुछ नहीं कर पा रही है। पानी की बहुत अजियतें हो रही है, गर्मी ऊपर से इतनी आ रही होती है ना जी, गुजारा करना बहुत मुश्किल है। एक तो कोरोना की वजह से आदमी परेशान है, दूसरा कारोबार कोई नहीं है, बिजली चले जाती है, पानी नहीं है, नहाने के लिए नहीं मिलता, मुंह हाथ धोने के लिए बहुत परेशानी होती है, और बिजली चली जाती है तो वो और अजियत होती है। आदमी तो करे तो क्या करे आदमी। कितना जुल्म है कि यहाँ पर कराची के अंदर पानी लोग खरीद के पी रहे हैं कराची के अंदर, और बिजली आपके सामने, जहाँ पर लोड शेडिंग नहीं होती उन इलाकों के अंदर भी लोड शेडिंग हो रही है, और ओवर बिलिंग इतनी हो रही है कि जिसकी इंतहा नहीं है। मेरे घर का खुद बिल जो है, जो 45 गज का घर है, उसका 30,000 रुपये का एक महीने का बिल आया। शहर में न पानी है न बिजली है, और ऐसे में एक तरफ मौसम में बरसात भी सर पर आ चुकी है, लेकिन कराची के बरसाती नाले अब तक कचरे से भरे हुए हैं। महकमा मौसमियात कह चुका है कि इस मरतबा 20% बारिशें ज़्यादा होंगी। ऐसे में अगर बारिशें हो गईं तो यकीनन अर्बन फ्लडिंग का खतरा मौजूद है। कैमरामैन एरिक परेरा के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। कराची के मसाइल क्या क्या हैं, कब से हल तलब हैं और कुछ हो नहीं रहा, और ऐसे में अगर मौसम आ गया बरसात का, बारिशें जैसे कि महकमा मौसमियात ने भी बताया हो गई, तो मुश्किलात बढ़ेंगी। हम कोशिश करेंगे इसके ऊपर ज़रा तफसील के साथ में बात करें, क्योंकि ये बड़ा मसला है कराची का। लेकिन उस सब से पहले चूँकि ईद कुर्बा सर पे है, तो हमने सोचा कुछ इंतज़ामी उमूर के बारे में भी जान लेते हैं, मवेशी मंडियों के ऊपर भी बात कर लेते हैं। कराची में मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। एक तरफ हुकूमत सिंध मवेशी मंडी लगाने की इजाज़त दे रही है, और दूसरी जानिब ये भी है कि हुकूमती शख्सियात मवेशी मंडियों को कोरोना वायरस के मज़ीद फैलाव का अहम ज़रिया भी करार दे रही हैं। तो क्या हुकूमत इस पर कुछ सोच रही है, कुछ कर रही है? हम यही सब कुछ जानेंगे। सूबाई वज़ीर इम्तियाज़ शेख साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ये फरमाइएगा, क्या सूबे में मवेशी मंडियों पर पाबंदी लगाने जा रहे हैं? कुछ ऐसे ऑप्शंस आप लोगों के पास हैं?
देखिए जी, जहाँ तक मंडियों का लगाने का ताल्लुक है, जो ईद उल अज़हा से पहले पूरे सूबे में लगती हैं, बल्कि पूरे मुल्क में लगती हैं, उसके लिए सूबा सिंध में अभी तक कोई फ़ैसला नहीं हुआ और अभी तक पॉलिसी यही है कि मंडियाँ फ़िलहाल नहीं लगाने की परमिशन है। तो मतलब यहाँ मंडी फ़िलहाल उस वक्त तक नहीं लगेगी जब तक ये पूरे मुल्क के लिए फ़ैसला नहीं होगा। एक कमेटी है हमारी जो कि NCOC के नाम से है, जिसमें मतलब चीफ सेक्रेटरीज भी हैं और कभी कभार चीफ मिनिस्टर साहब भी बैठते हैं फेडरल गवर्नमेंट के साथ। उन्होंने सिफारिश ज़रूर की है कि मंडियाँ लगनी चाहिए और उसका फ़ैसला, हतमी फ़ैसला NCC की मीटिंग में होगा। लेकिन सिंध गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ है कि मंडियाँ लगने से पूरा सोशल इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और मजहबी फरीज़ा है जिसमें मतलब हज़ारों लाखों लोग निकलते हैं बाहर, तो ये SOPs पे अमल हो नहीं सकेगा। और जिस तरीके से ये कोरोना बढ़ रहा है, जिस तरीके से अमवात में इजाफ़ा हो रहा है या उसके केसेस, पॉजिटिव केसेस में इजाफ़ा हो रहा है, तो उस वजह से मतलब सिंध गवर्नमेंट का ये व्यू है कि ये मंडियाँ नहीं लगनी चाहिए और इसके मुतबादिल ज़राए से जानवर ख़रीद कर कुर्बानी की जाए, जिसमें मदरसे हों और बाकी NGOs के ज़रिए, या जिस तरह सऊदी अरब में एक रवाज है अपना जो सिलसिला, उस हवाले से उस तरीके से किया जाए। तो उस सिलसिले में मतलब कोशिशें की जा रही हैं। मुख्तलिफ़ उलमा इकराम से भी सिंध गवर्नमेंट ने रब्ता किया है, उनका व्यू पॉइंट भी यही आया है और वो उलमा इकराम भी यही कह रहे हैं कि लोग न मिलें और कोई एक आध मंडी लगे, लेकिन ऑनलाइन हो, मदरसों के थ्रू हो, NGOs के थ्रू हो, तो मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये लोगों के अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, लोगों के अपने मफाद में है। क्योंकि कोरोना, सिंध गवर्नमेंट को तो कोई इससे फ़ायदा नहीं है कि मंडियाँ नहीं लगती, तो मतलब उनको कोई फ़ायदा है। लेकिन वज़ीर आला सिंध का ये मौक़िफ़ है कि ये जिस तरीके से शुरू से वो कह रहे हैं कि अगर लोगों में सोशल इंटरेक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, लोग समाजी राब्ते ख़त्म हो जाएंगे या कम होंगे, तो ये मर्ज़ और वबा के बढ़ने के इम्कानात हैं, जो कि साबित हुआ जब ईद के मौके पर दुकानें और बाज़ारें खोल दी गई, तो उसके बाद बहुत तेज़ी के साथ इसमें इजाफ़ा हुआ। अब जो लॉकडाउन हुआ है उसकी वजह से कुछ फ़र्क पड़ा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी तक अभी तक जो मेरी नॉलेज है, अभी तक इसका हतमी फ़ैसला नहीं हुआ। लेकिन सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ अपना हमने रख दिया है कि हम इसके खोलने के, मंडियाँ लगाने के फेवर में नहीं हैं। अच्छा देखिए, आपकी राय अपनी जगह है। हमने वज़ीर सेहत साहिबा से बात की थी तो उनका इस मामले में बिल्कुल डिफरेंट ओपिनियन था, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर आप गल्फ़ कंट्रीज़ की एग्जांपल देते हैं, आप सऊदी अरबिया की बात करते हैं, तो वहाँ का जो स्लॉटर हाउस वाला सिस्टम है, अगर आप आज ये काम करने के लिए खड़े होते हैं तो 8 दिन 10 दिन महीना इसकी आप श्योरिटी नहीं दे सकते कि आप ये सब कुछ कर पाएंगे। ऑल्दो ये कराची के लिए वाकई बेहतर होगा, ये एक राय है कि फिर सफाई को इंश्योर किया जा सकेगा, फिर बहुत सारे मामलों को देखा जा सकेगा। कराची के शहरियों के पास में ऑनलाइन के ऑप्शंस भी हैं और मसाजिद भी हैं, दूसरे फोरम्स भी हैं, लेकिन अगर आप मॉडिफाई करने के लिए जाएंगे तो ये फौरी तौर पर करके दिखा दें तो अच्छी बात है, हम अप्रिशिएट करेंगे। जल्दी हो नहीं सकता, इट टेक्स टाइम। फिर भी आप करके दिखाएंगे तो हम दोनों फिर बहुत अप्रिशिएट करेंगे। वाकई ये करना चाहिए, इस वक्त तो लाजमी करना चाहिए। लेकिन किरण, जो लॉकडाउन की बात इन्होंने की, क्योंकि अब आपने कहा कि लॉकडाउन से फ़ायदा हुआ, अज़हर पेशवा साहब ने कहा फ़ायदा नहीं हुआ। कमिश्नर कराची साहब ने ये कहा है, उन्होंने कहा है कि जो DCs हैं उनकी राय को मद्देनज़र रखते हुए, महकमा सेहत की राय को मद्देनज़र रखते हुए फैसला किया जाएगा पूरे शहर में लॉकडाउन से मुताल्लिक। सर, लॉकडाउन का आप कह रहे हैं थोड़ा फ़ायदा हुआ है, हुकूमत कह रही है फ़ायदा नहीं हुआ, स्टैट्स भी यही बता रहे हैं फ़ायदा नहीं हुआ, उस तरह से SOPs पर अमल दरामद हो नहीं रहा। अब अगर ऐसा फैसला हो जाता है, सख्त लॉकडाउन या मजीद उन्हीं इलाकों में लॉकडाउन, तो फ़ायदा होगा अगर रवैया इसी तरह का रहेगा तो? देखिए जी, लॉकडाउन ये हुकूमत की कोई ज़ोर ज़बरदस्ती वाली चीज़ नहीं है। हुकूमत ने एक फ़ैसला किया है, उस पर अमल दरामद भी कराती है, सख्ती भी हम करते हैं, लेकिन वो सख्ती अवाम पर मतलब मुनासिब नहीं होती। अवाम के अपने मफाद में है, स्टेक होल्डर्स अवाम भी हैं, और अगर वो नहीं करेंगे तो फिर सख्ती भी की जाएगी। लेकिन पहले हुकूमतों का, हमारी हुकूमत का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, वज़ीर आला सिंध का यही मौक़िफ़ है कि लॉकडाउन इम्प्लीमेंटेशन इस तरीके से हो कि लोगों को तकलीफ़ भी ना हो, लोगों के साथ ज़्यादती भी ना हो। लेकिन अगर फिर भी कोई कानून की पासदारी नहीं करेगा तो उस पर लाजमी तौर पे कानून पर अमल कराया जाएगा। लेकिन ये कहना मैं समझता हूँ कि गलत है कि लॉकडाउन पे अमल नहीं हो रहा। लॉकडाउन में बहुत हद तक अमल हो रहा है, और आप देखें शाम के बाद 7 बजे के बाद दुकानें बाज़ारें बंद हो जाती हैं, और जो टेक अवे का सिलसिला है वो 11 बजे तक अलाउ किया गवर्नमेंट ने, वो उसके 11 बजे के बाद बंद हो जाता है। ट्रैफिक और लोगों में ख़ुद भी अभी एहसास हो रहा है, लेकिन फिर भी लोगों को ख़ुद भी ख्याल करना पड़ेगा। और लॉकडाउन की वजह से, जो लॉकडाउन नरम करने की वजह से केसेस बढ़े थे,
अस्पतालों पे दबाव आया था वो इस लॉकडाउन के बाद कुछ उसमें कमी आई है और बदतरीज अमवात में और पॉजिटिव केसेस में कमी आ रही है। तो मैं समझता हूँ कि एक तो यही एक मुतफ़िका फार्मूला है कि सोशल डिस्टेंसिंग कम होगी, एहतियात होगी, मास्क लगाएंगे या इस तरह की चीज़ें करेंगे तो मतलब उससे कमी होगी। तो मैं समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट ने जो फैसला किया है लॉकडाउन का उससे फ़ायदा हुआ है और अमल करना है तो लोगों को भी इसमें कोऑपरेट करना पड़ेगा क्योंकि लोगों के अपने मफाद में है। बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप इम्तियाज़ शेख साहब, इस सिलसिले में हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और अब जिस तरह आपने भी जो लॉकडाउन से मुताल्लिक अपनी राय शेयर की है, एनीवेज उससे पहले जब हम बात कर रहे थे जो गवर्नमेंट की तरफ से भी कहा कि जिस तरह इम्तियाज़ शेख साहब ने भी कहा कि ये सोच है, ये मौक़िफ़ है सिंध हुकूमत का इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से और यही पैगाम मुफ्ती मुनीब साहब की तरफ से भी दिया गया है और ख़ुसूसी पैगाम उन्होंने दिया है कि लोग कोशिश करें कि इज्तिमाई कुर्बानी को तरजीह दें, गली मोहल्लों में अलाइशें ना फेंकें, अवाम मवेशी मंडी को पिकनिक स्पॉट ना समझें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हम बार बार कहते हैं कि बच्चों को ना लेकर जाएं। वैसे भी अब तो कम मवेशी मंडियां लग रही हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है, वैसे तो ज़्यादा छोटी बड़ी लग रही हैं किरण, बेशक पाबंदी हो, लेकिन ये ज़रूर कहा गया है कि बच्चे ना जाएँ, बुजुर्ग ना जाएँ, ये कहा गया था। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जो मुफ्ती मुनीब साहब ने कहा है। सिर्फ महदूद और संजीदा अफराद जानवर खरीदने जाएं, जम घटे की सूरत में न जाएं, इसको पिकनिक स्पॉट न समझे, जानवरों को न घुमाया जाए और न नुमाइश की जाए। हुकूमत इस बात का एहतमाम करे कि बीमार जानवर कुर्बानी की मंडियों में फरोख्त के लिए न लाए जाएं या ऐसे बाड़ों में जिनकी बाकायदा चारदीवारी हो, जानवरों की मंडियों में मुस्तकिल जरासीम कुछ दवाओं का स्प्रे किया जाए। हत्तर इम्कान इज्तिमाई कुर्बानी को तरजीह दी जाए ताकि गली कूचों में आलाइश कम से कम हो। मकामी हुकूमतें कुर्बानी की आलाइशों को फ़ौरन उठाकर ठिकाने लगाने का एहतमाम करें। कुर्बानी की खालें खरीदने वालों को पाबंद किया जाए कि वो जल्द अज जल्द खालें उठाकर अपने महफूज मराकज़ तक पहुँचाएँ और ट्रीट करें। कुर्बानी की जगह को जरासीम कुछ दवा से धोया जाए और सफाई का मुकम्मल एहतमाम किया जाए। तो अब मुफ्ती मुनीबुर रहमान जो कुछ कह रहे हैं, जो कुछ उलेमा कह रहे हैं, उसको भी जहन उसकी तरफ रखना होगा, उसको भी जहन में रखना होगा। हमने मीठी ईद पर सादगी को शियार बनाए ऐसा कहा था और इस ईद पर कुर्बानी किस तरह से हो, कुछ इस सिलसिले में सोचना होगा। तो अब जनाब हमने चूँकि आपके सामने ये बात भी रख दी, सिंध हुकूमत की बात भी रख दी कि वो क्या सोच रखते हैं। मंडी पर पाबंदी की बात उन्होंने की, इशारे कुछ ऐसे मिले, तो हमने सोचा कि क्यों ना फिर हम मंडी इंतज़ामिया से ही बात कर लेते हैं, वहाँ के इंतज़ामात पर ही बात कर लेते हैं और थोड़ी क्लैरिटी उनसे भी ले लेते हैं। यावर रज़ा साहब हमको ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नया दिन। कैसे हैं आप? थोड़ा सा क्लियर करेंगे इस सिलसिले में आप, क्योंकि अभी तक जितनी भी गुफ्तगू सुनी और देखी गई है ना, थोड़ी सी कन्फ्यूजन आ गई है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो मंडी पर पाबंदी होनी चाहिए, बड़े SOPs होने चाहिए, बिल्कुल महदूद अंदाज में काम होना चाहिए, ये आप लोगों के लिए भी है? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी। आपका पहले तो शुक्रिया कि आपने नया दिन ने मुझे टाइम दिया, लेकिन आज मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट ही करूंगा कि आप मुझे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देंगी। ओके। और हम फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करेंगे। सबसे पहली बात, हम इम्तियाज़ शेख साहब ने अभी बात की, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है और उन्होंने कहा कि NGOs और उनके थ्रू होना चाहिए, तो मैं सिर्फ और सिर्फ फैक्ट समा के सामने रख देता हूँ, डिसाइड आपने करना है। पहला फैक्ट मेरा ये है कि 2.5 करोड़ की आवाम है। मैं कहता हूँ इसमें से सिर्फ 30% लोग ऐसे होंगे जो कुर्बानी अदा करेंगे, सुन्नत इब्राहिमी अदा करेंगे, क्योंकि ये सुन्नत मुअक्कदा है, क्योंकि लोगों ने करना है। ये अभी आपने मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की बात सुनी। 30% लोग मैं कहता हूँ मिनिमम करेंगे कुर्बानी। उन 30% की फिगर बनती है 75 लाख लोग। 75 लाख लोग अगर हर घर में 6 आदमी और 6 आदमियों पे एक कुर्बानी करें हम, तो आपकी हो जाती है 12.5 लाख कुर्बानी। जब आप कहते हैं 12.5 लाख कुर्बानी कराची के शहरियों ने करनी है, तो ये प्रोवाइड करना रियासत की जिम्मेदारी है या आंखें बंद कर लेना है? फिर मैं दूसरी बात आपसे करता हूँ। अभी इम्तियाज़ शेख साहब ने कहा, हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव हैं,
उन्होंने कहा कि आप एनजीओज के थ्रू, मैं आपको 7 ऑर्गेनाइजेशंस के नाम बताता हूं जो कराची में वाइड काम कर रही हैं, जिनका नेटवर्क अच्छा है। उसके बाद आपको 8वां अगर दिमाग में आ गया तो आप मुझे कहिएगा, मैं कहता हूं 7 को 14 कर लें। और 14 ऑर्गेनाइजेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन को कहता हूं 10,000 कुर्बानी करो, जो उसके लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक। और 10,000 करें तो 14 की होती है 1,40,000 की कुर्बानी। अब बाकी 11.5 लाख लोगों को या 11 लाख कुर्बानी के जानवर कौन प्रोवाइड करेगा? ये किसकी जिम्मेदारी है? आपने मुफ्ती मुनीबुर रहमान की तमाम उलमा इकराम, तमाम मकातब फिक्र, या तो कोई उलमा इकराम या डिफरेंट मकातब फिक्र के लोग कह देते हैं कि इस दफा कुर्बानी मत करें। देखें, मुसलमान ने कुर्बानी करनी है। आप बीइंग अ मुस्लिम, आपको ये ईमान है कि आप ये कुर्बानी करेंगे, सदका देंगे, ये खैरात करेंगे तो अल्लाह ताला राजी हो जाएगा इस कोविड-19 के हवाले से। ये सब हकीकतें, इससे आप हट के फैसले नहीं कर सकते। अब मैं आ जाता हूं कि मैंने आपको क्लियर कर दिया कि 12.5 लाख जानवर कराची को प्रोवाइड करना रियासत की जिम्मेदारी, किसी और की नहीं। कोई ये रियासत का पावरफुल आदमी ये नहीं कह सकता कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लोग खुद कर लें। ऑनलाइन की बात की आपने, ऑनलाइन के जो लोग इस वक्त कराची में मुंसलिक हैं, जो 100 रुपए की चीज से लेके 5,000 10,000 तक की चीजें ऑनलाइन पे बाइंग के लिए ऑर्डर करते हैं, वो 40 लाख लोग हैं इस 2.5 करोड़ की आवाम में से। बाकी 2 करोड़ 10 लाख लोग आज भी ऑनलाइन के बिजनेस से रिलेट नहीं करते। ये फैक्ट्स एंड फिगर की बात हो रही। अब ये जो लोग 40 लाख लोग इन्वॉल्व हैं ऑनलाइन पे, क्या वो आप अपने आप को ले लीजिए, आपने शायद लॉन के सूट वहां से ऑर्डर किए होंगे, क्या आप वहां से 50,000 रुपए का जानवर या 1 लाख का जानवर या 2 लाख का जानवर का ट्रस्ट कर सकते हैं? हमारा क्या सेटअप गवर्नमेंट ने ऐसा बनाया कि हम ऑनलाइन के ऊपर ट्रस्ट कर सकें? हम ऑर्डर कुछ और करते हैं, आता कुछ और है। तो ये सारी बातें निगेट करती हैं कि दिल की बात कर दी। सफेद बकरा मंगवाए, काला बकरा आ जाए, अगर ऐसा हो जाए ऑनलाइन। अब आप ये बातें अगर साहिब इक़्तिदार लोग करेंगे तो आपको खुद हंसना पड़ेगा कि यार कैसी बातें करें कि आप ऑनलाइन। मैं अपने लिए और आपके लिए बात नहीं कर रहा हूं, क्यूमुलेटिव सोच, आप इनफरादी सोचों से बाहर निकल के। यावर साहब, इस पर हम इस तरह भी तो बात कर सकते हैं कि गवर्नमेंट बात करे, जो छोटी छोटी मंडियां लग जाती हैं शहर के अंदर, उससे ज्यादा खतरा है, क्योंकि वहां पर SOPs पर अमल दरामद उस तरीके से करवाया नहीं जा सकता। बट व्हेन वी टॉक अबाउट दिस बिग मंडी, तो यहाँ पर थोड़ा सा पॉसिबल है, क्योंकि आप लोग पहले दिन से इस पर काम कर भी रहे हैं, गवर्नमेंट से कंसल्टेशन भी आपकी हुई और SOPs बनाई भी गई और अमल दरामद हो भी रहा है। कितना हो रहा है ये मुझे आप बता दीजिए। सर, हम पिछले 15 साल से इस मंडी को ऑर्गेनाइज करते हैं। आप ये देखिए कि इस मंडी को एक गेटेड कम्युनिटी में मंडी है। इस साल सारा सिचुएशन डिफरेंट है। हम सब मिलके, हम सब मिलके क्या इस सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए अपने पार्ट प्ले नहीं कर सकते? बिल्कुल। क्या सिर्फ 1 एकड़ को हम लोगों को SOPs फॉलो नहीं करा सकते? हमारे पास DG रेंजर से हमने रिक्वेस्ट कर दी है, सिंध पुलिस चीफ से हमने, कराची पुलिस चीफ से हमने रिक्वेस्ट की है कि आप सपोर्ट करें। कराची में डिफरेंट मंडियां नहीं लगनी चाहिए, गली गली कूचों में नहीं लगना चाहिए, बीमारी फैलेगी। आप वहां पे SOPs और इतने बड़े एरिया के ऊपर जब मंडी लगाते हैं तो आप फॉलो करा सकते हैं। नहीं, अपनी मंडी का बताएं सर मुझे, यहाँ पर अमल दरामद करवाया जा रहा है 100%? जी बिल्कुल। देखिए, आप एक गेट से आपकी एंट्री है, आपने कहा कि इस गेट से एंटर होते हुए आप विदाउट मास्क एंटर नहीं होंगे, छोटे बच्चे एंटर नहीं होंगे, बुजुर्ग एंटर नहीं होंगे, खवातीन को ना आए। तो हमने लास्ट टाइम भी बात की कि छोटे बच्चे ना आए, खवातीन ना आए, बुजुर्ग ना आए। इन एक्चुअल ऐसा हो रहा है? शहरी इस पर अमल कर भी रहे हैं या आप लोगों को वाकई रोकना पड़ रहा है कि प्लीज ये बच्चे बाहर रहे, ये बच्चे नहीं जा सकते, करना पड़ रहा है आपको? देखिए, हम अलामती सजाएं भी वहां पे दे रहे हैं। जो छोटे बच्चे आ जाते हैं, वो सजाएं क्या है? फैमिलीज को रोक के भी शर्मिंदा करते हैं कि नहीं ऐसा मत कीजिए, आपके बच्चे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हर तरह से हम इसको देखिए, मेरा फर्ज क्या है कि मैं इसको इम्प्लीमेंट करवाऊं। आपका फर्ज है आप अपने चैनल के थ्रू इस बात को कम्युनिकेट करें कि आपकी जिंदगियां बहुत इंपॉर्टेंट है। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि हर तरह से इसको पॉसिबल भी करे, फैसिलिटेट भी करे। मुझे एक बात बताइएगा, इस वक्त तक अभी तक कितने लोग हैं कि जो अपना मवेशी यहाँ पर खरीदो फरोख्त के लिए लेकर आ गए, और अगर खुदा न खास्ता SOPs के ऊपर जोर दें, नहीं हो पा रहा है या कोई भी बात बन जाती है और वहाँ पर फिर वैसे खरीदो फरोख्त नहीं हो पाती, कितने लोग मुतासर होंगे? कितने लोग इस वक्त मंडी में पहुंचे हुए हैं? कुछ अंदाजा इसका है सर, बता सकते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जो व्यापारी है ना, जिन्होंने ये हमें 6-8 लाख 10 लाख 12 लाख जानवरों का टर्नआउट देना है, ये व्यापारी हैं कोई 30,000 फैमिलीज।
30,000 फैमिलीज। एक स्टॉल के साथ उसके 8 लोग होते हैं जो उसके जानवरों को संभालते हैं, वो चारे बनाते हैं, वहाँ उनके एक पूरा शहर आबाद होता है। अब ये 30-35 हज़ार 40 हज़ार लोग, इनके पीछे इनके खानदान, तो ये एक बहुत बड़ा सर्कल है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग 1000-1500 लोग, आपके क्या कहते हैं पार्किंग के लोग, आपके पानी प्रोवाइड करने वाले, आपके चारा प्रोवाइड करने वाले, आपके स्टॉल्स प्रोवाइड करने वाले, ये बहुत बड़ी एक कम्युनिटी है जिसको इससे फाइनेंशियली भी मूवमेंट मिलनी है। ठीक सर, एक बात और, आपने हमारे शो में लास्ट टाइम ही कहा था, क्योंकि जो लास्ट ईयर हमने देखा सिचुएशन को, बारिशों के बाद वहाँ पर पानी खड़ा हुआ, आपने कहा कि इस बार इंतजाम बहुत बेहतर हैं, नकासी आपका बेहतर इंतजाम किया गया, लेकिन उसके 2 रोज़ बाद हमारे ही रिपोर्टर सलमान अहमद वहाँ पर गए थे और उन्होंने कहा था कि ऐसा मामला नहीं है, जो व्यापारी हैं वो भी शिकवा कर रहे हैं। इस बात का नोटिस लिया आपने? अच्छा देखिए, दो सवाल आपने दे दिए। एक तो सवाल ये था कि बारिशें होंगी, तो मैं तो इस दफ़ा आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि 3 दिन के वेदर फोरकास्ट है, हम आवाम से अपील करेंगे कि आपने बारिशों में नहीं आना। ठीक, आपको जरूरत नहीं है। इस दफा की मंडी और पहले की मंडियों से बहुत डिफरेंट है। देखिए, हमने इस दफा मंडी के अंदर फ्री ब्लॉक भी दिया व्यापारियों के लिए, कोई रेट का इंक्रीज नहीं है पिछले साल से इस साल, कोई एक चीज का इंक्रीज नहीं है, फैसिलिटेट किया व्यापारी को। जी नकासी आपका इंतजाम आपने कहा था बेहतर हुआ है, ऑन ग्राउंड ऐसा नहीं है, नोटिस लिया आपने? बेहतर कर रहे हैं उसको, व्यापारियों की शिकवे शिकायत हैं? अच्छा, हम देखें, ये इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। हम तमाम शिकवे शिकायत लेते हैं और रोज उनसे कहते हैं कि हमें बताओ कहाँ पे कोई चीज कमी नजर आ रही है। ठीक है, हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन ठीक है, आप लोग पूरी कोशिश करें। बेहद शुक्रिया यावर रजा साहब साथ मौजूद थे, वाले हमसे गुफ्तगू करते हैं। फौरन से आगे बढ़ जाते हैं, एक खबर आपके सामने रखते हैं। पेशावर पुलिस ने 11 माह कबल हंगू से अगवा बच्ची को बाजियाब कराया। बड़ी अच्छी खबर यह है, बच्ची जो है वो गदागरों के पास थी और वो भीख मंगवाते थे, लेकिन बड़ी अच्छी बात उसमें यह है कि वो लोकेट हुआ और उस बच्ची को बाजियाब कराया गया है। अफगानी गदागर गिरोह की 2 खवातीन समेत 4 कारिंदे गिरफ्तार किए गए हैं। सज्जाद हैदर इस बारे में हमें मजीद अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, हम इस टाइम यहाँ पर पुलिस स्टेशन गुलबहार में मौजूद है और गुलबहार पुलिस स्टेशन की जानिब से जो है एक अहम कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई में जो है एक भीख मांगने वाली बच्ची थी जो कि यहाँ पर SHO बाहर निकला तो वो रो रही थी, तो SHO ने उससे पूछा कि तुम क्यों रो रही हो, तो उसने कहा कि मुझसे यहाँ पर ज़बरदस्ती भीख मंगवाई जा रही है। जब SHO उसे थाने लेके आया और उसकी तफ्तीश की तो ये कड़ी जो है एक गिरोह तक जा पहुँची। उस गिरोह को जो है फिर पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसमें 2 मर्द और 2 खवातीन शामिल है और चारों का ताल्लुक जो है अफगानिस्तान से, अफगानी रिहायशी बताए जाते हैं, जिन्होंने बच्ची को जो है 4 लाख रुपए में ख़रीदा था। बच्ची को जो है तफ्तीश के दौरान ये मालूम हुआ है कि टल हंगू के इलाके से 11 माह कबल जो है अगवा किया गया था और उसको फिर यहाँ पे पेशावर पब्बी के इलाके में 8 लाख रुपए में जो है फ़रोख्त किया गया था और उसने नेटवर्क ने आगे फिर इनको जो है 4 लाख रुपए में जो है फ़रोख्त किया था और ये 2-3 गिरोह से होती हुई ये बच्ची यहाँ पर पेशावर पहुँची थी। बच्ची का ये कहना है कि उसको सुबह के टाइम जो है नशा और कुछ दवाई भी दी जाती थी और उस पर तशद्दुद भी किया जाता था। जिस दिन वो जो है कम भीख मांग के लेके आती थी, पैसे कम इकट्ठे होते थे, तो बच्ची की जानिब से बच्ची को पर जो है गिरोह की जानिब से जो है तशद्दुद भी किया जाता था। तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बच्ची को भी बाजियाब किया और गिरोह को भी जो है गिरफ्तार किया, जिसमें 2 मर्द और 2 खवातीन शामिल हैं और बाकायदा पुलिस का ये कहना है कि अभी मजीद तफ्तीश जारी है और लगता यही है कि ऐसे और नेटवर्क भी यहाँ पर मौजूद है, तो इनसे मजीद तफ्तीश जारी रखते हुए जो है मजीद आगे भी जो है कार्रवाई को जो है बढ़ाया जाएगा। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे इस सिलसिले में। खुदा ना करे किसी का बच्चा उसकी नज़रों से ओझल हो, खुदा ना करे, और फिर उसके बाद में इस किस्म का वाक़या रिपोर्ट हो जाना। ये बच्ची खुशकिस्मत है, इसके वालिदैन, इसकी फैमिली, इसका कुनबा, इसका ख़ानदान खुशकिस्मत है कि बच्ची मिल गई इनको दोबारा। गदागरों के पास से एक तो ये कि उसको लोकेट करना बहुत मुश्किल होता है, कार्रवाई करना बहुत मुश्किल होता है, बाजियाबी चैलेंज होता है, लेकिन हमारे पास ये खबर ऐसी आ गई, ये मामला ऐसा बन गया कि इसके ऊपर तफसील से बात भी करनी पड़ी। हम इस सिलसिले में बात करेंगे। SP सिटी पेशावर वक़ार अजीम साहब हमको ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ये बड़ा इत्मीनान दे गई खबर कि एक बच्ची को ढूंढ लिया गया, उसको उसकी फैमिली से मिलवा दिया गया, लेकिन ये सब कुछ यकीनन बहुत मुश्किल रहा। आप लोगों को लीड कैसे मिली? आप लोग कैसे वो जो एक पहला धागा होता है, सब पहला सिरा होता है, वो क्या बना इस सारे केस में? थैंक यू जी, आपने इस खबर को नोटिस किया और इसको लोगों तक ये ताकि स्टोरी पहुंचे, ये कि दिल दहला देने वाली एक कहानी है। और पेशावर पुलिस एक वो पुलिस है जो जिसका एक मोटो है कि आउटरीच हमारी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए पब्लिक तक। SHO गश्त पे बाहर निकला हुआ था, तो वो जो हमारे अड्डे हैं वो चेक कर रहा था, जो एरिया में बस स्टेशन हैं, तो उसके करीब ये बच्ची रो रही थी
ये बच्ची रो रही थी, उसने देखा छोटी बच्ची रो रही है, उसके पास गया और उससे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है बच्ची, आपको क्या मसला हुआ है। तो बच्ची ने फिर सारी कहानी बता, आहिस्ता पहले वो डरी, इधर उधर उसने देखा और फिर उसने अपनी कहानी बताना शुरू की। SHO उसको लेके पुलिस स्टेशन आया, पुलिस स्टेशन लेकर आया तो बच्ची 11 माह से ये भीख मांग रही है और इसको दिन में सुबह सुबह ये नशावर चीज़ें दे दिया करते थे ताकि बच्ची नम रहे और किसी से ज़्यादा बातें ना कर सके। बच्ची को लेकर इसकी पॉइंटेशन पे गए और वहाँ जाके वो घर आइडेंटिफाई किया जिसमें ये बच्ची रह रही थी। पुलिस ने वहाँ पे मौजूद एक मुलजिम को गिरफ्तार किया, उसको लेकर आए, उसकी इंटरोगेशन की एंड देन ये सारी स्टोरी चली है। वहाँ पे और बच्चे भी थे सर? जी, वहाँ पे एक बच्ची और थी, उसे भी हम लेकर आए हैं और उसको भी हम चेक कर रहे हैं कि वो बच्ची किस फैमिली की है। वो उस वहाँ पे जो औरत मौजूद थी जो कि इस बच्ची पे टार्चर करती थी, उसके बकौल तो ये है कि ये मेरी अपनी बेटी है जिससे मैं भीख मंगवाती हूँ, लेकिन हम उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और हमारा ख्याल है कि ये एक अफ़गान नेटवर्क, एक गैंग है जो गैंग की सूरत में ऑपरेट कर रहा है और KP के और मुल्क के मुख्तलिफ दूर अफ्तादा इलाकों से ये बच्चों को लेकर आते हैं बड़े शहरों में और उनसे दिन भीख मंगवाई जाती है। ये मुझे पर्टिकुलरली इसी वाक़े के बारे में, इसी केस के बारे में आप बता सकते हैं? देखिए, थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि इसको जल्दी से हमें बताएं, इस बच्ची तक ये लोग पहुँचे कैसे, इसको लेके कैसे गए? देखिए, इसमें सीखने के लिए है, इसमें अलर्ट रहने के लिए बहुत कुछ है। प्लीज़ आप हमें बताइए ताकि जो पेरेंट्स हैं, जो फैमिली और जो बच्चे हैं वो देख रहे हैं, उनको पता चले कि उनको क्या नहीं करना। जी एग्जैक्टली इस बच्ची को ये हंगू टल बाज़ार से लेकर आए थे। ये अपनी वालदा के साथ बाज़ार आई हुई थी, वालदा कुछ चीज़ें ख़रीद रही थी, बच्ची साइड पे पानी पीने के लिए गई तो वहाँ पे इसे बेहोश करके गाड़ी में ले आए। तो ये पेरेंट्स को ख्याल रखना चाहिए कि जब वो अपने बच्चों को लेके बाहर निकलें तो प्लीज़ दे शुड मेक श्योर कि वो बच्चों का ख्याल रखें। बच्चे पेरेंट्स के बिल्कुल करीब रहें, दूर नहीं जाएं, शरारत नहीं करें, खेलें नहीं अगर किसी भी पब्लिक मकाम पर जा रहे हैं। बहुत कुछ है इसमें सीखने के लिए। मुझे ये बताइए, ऐसा अल्लाह करे कि किसी का बच्चा उसकी नज़र से ओझल ना हो, कोई बच्ची अपने बाप के साय से, माँ के साय से दूर ना जाए, लेकिन ऐसा हो गया और फिर उसके बाद में लकीली आप लोग मुतहर्रिक हो गए, उसको, बच्ची को उसकी फैमिली तक ले गए। आप हमें बता सकते हैं वो रिएक्शन क्या था, उन लोगों के तासुरात क्या थे, वो उस बच्ची से क्या बात कर पाए या वो आपको कैसे थैंक्स कर पाए? जी, देर आर सर्टन थिंग्स विच आर इनएक्सप्लिकेबल। वो इमोशंस शायद अल्फाज में आप बयान ही नहीं कर सकते। जब बच्ची को वालिद इसके जो हैं वो लेवी से खासादार रिटायर हैं जी, और जैसे ही वो उन्होंने बच्ची को देखा और बच्ची ने आफ्टर 11 मंथ्स, तो वो एक बड़ा इमोशनल सीन था। लेकिन अल्लाह करे किसी को उस दर्द और कर्ब से ना गुजरना पड़े और ऐसा सीन दोबारा ना देखना पड़े। मजीद इस सम्त में काम हो रहा है क्योंकि ज़ाहिर है एक गिरोह लोकेट हुआ है, कोई छोटी बात नहीं है। जी बिल्कुल, इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हैं और कैपिटल सिटी पुलिस ने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एक कैंपेन स्टार्ट की है पेशावर में कि हम पेशावर में ये करेंगे कि जितने भी एरियाज़ हैं जहाँ पे बच्चे भीख मांग रहे हैं उन तमाम बच्चों को सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट अपने साथ लेके जाएगी, उनकी क्रेडेंशियल्स नोट करेगी कि वो कहाँ से हैं। ये बच्चों की जगह स्कूल है, ना कि वो भीख मांगने के लिए वो चौक में खड़े हैं। आप जो कह रहे हैं अल्लाह करे बिल्कुल ऐसे ही हो, बच्चे स्कूल जाएं, इस तरह के हालात में ना पड़े। सर प्लीज़ एक जुमला इसके लिए भी बताइएगा, क्या ये बिल्कुल आम सी बात है कि मैं किसी बच्चे को ऐसे भीख मांगते हुए देखूं और गुजर जाऊं? क्या एक आम आदमी ये कर सकता है कि ऐसा कुछ देखे तो वो फौरी रिपोर्ट करे, आप लोगों को बताए, आपके लिए हेल्प होगी है? जी बिल्कुल, पेशावर पुलिस ने एक एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस करवाई। उस एप्लीकेशन में आप कहीं भी जाएं, कोई बच्चा देखते हैं, कोई भी क्राइम है, आप उसकी पिक्चर ले सकते हैं, वीडियो लेके आप उसको भेज सकते हैं और इंशाल्लाह एक्शन। थैंक यू सो वेरी मच सर, आप हमारे साथ थे, इस सिलसिले में रहे थे। जैसे वो कह रहे थे कि अपने बच्चों का ख्याल रखें और बच्चे प्लीज़ अम्मी बाबा का हाथ मत छोड़ें। अगर कहीं बाहर जाएं, बच्ची सिर्फ पानी पीने के लिए थोड़ा सा दूर गई थी और उसके बाद में ये सब कुछ हो गया। बहरहाल जल्दी से हमें अपने अगले मौजू की तरफ बढ़ना पड़ेगा। कुछ कारोबार ज़्यादा मुतासर हुए हैं इस लॉकडाउन में क्योंकि लॉकडाउन ईज हुआ, कुछ कारोबार खुल गए, लेकिन कुछ कारोबार ऐसे हैं जो ईज होने के बावजूद नहीं खुल सके। यानी जो शादी हॉल्स हैं वो बंद हैं। शादी की खुशियों में रंग बिखेरने, मज़े मज़े के पकवान बनाने और मेहमानों की आवभगत करने वालों का रोज़गार कोरोना की नज़र हो गया। अब हालात कैसे हैं उन अफराद के जो इससे वाबस्ता थे? फैसलाबाद से अब्दुल अहद ने रिपोर्ट तैयार की, आपको दिखाते हैं, मजीद इस पर डिस्कशन करेंगे। 25 साल से खाना बनाता ये है फैसलाबाद का 50 साला बावर्ची अब्दुल रशीद, जिसको शादियों के सीजन में एक पल फुर्सत ना होती थी और अब कोरोना वबा के बायस 4 माह से फारिग बैठा है।
हम 3-4 महीने से बिल्कुल फारिग हैं, ना बिजली का बिल दे सकते हैं, ना गैस का बिल दे सकते हैं, ना बच्चों की पढ़ाई, ना हम लड़ सकते हैं, ना हमारे पास कोई गन्ने हैं या बंदूकें उठा लेनी है या हुकूमत की तरफ जाना। रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं कि जैसे दूसरे इदारे खोलें ऐसे हमारा इदारा भी खोले जाए। बावर्ची ही नहीं, कैटरिंग का कारोबार करने वाले का गुजर बसर भी मुश्किल हो गया है। फैसलाबाद हम हाथ लगाएं तो तकरीबन कोई 70 से 80 हज़ार हमारे डायरेक्ट एम्प्लॉई हैं। मार्केट इन्होंने बंद कर दी हैं। इन्होंने रास्ते में हमारे रक्शे, हमारी वैगने रोकने के बाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में ये लोग ले गए। शादियों में स्टेज और हॉल को फूलों से 4 चांद लगाने वाले भी फाका कशी का शिकार हैं। बिल्कुल काम ठप है हमारा। मैंने तकरीबन 25-30 लाख रुपया लगाया रिसेंटली ये सीज़न शुरू होने से पहले, लेकिन वो सारा सामान ख़राब हो रहा है हमारा। मेहमानों की तवाज़ा करने वाले वेटर की 2 वक्त की रोटी भी लॉकडाउन की भीड़ चढ़ गई। मुझे 4 महीने हो गए हैं, मैंने किसी इवेंट के अंदर सर्विस नहीं की। बच्चों को पढ़ाना तो बहुत दूर की बात, हम उनकी रोटी रोज़ी पूरी करनी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। शादियों से मुंसलिक लाइटिंग, मूवी मेकर, साउंड सिस्टम समेत दर्जनों छोटे कारोबार वाले अफराद हुकूमती रिलीफ के मुंतज़िर हैं। कोरोना वायरस के बायस न सिर्फ शादी ब्याह की रौनकें फीकी पड़ गई हैं, बल्कि शादी की तकरीबात के कारोबार से जुड़े हज़ारों अफराद भी बेरोजगार हो चुके हैं। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ अब्दुल अहद, समा, फैसलाबाद। कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन से मुल्तान में सैकड़ों मैरिज हॉल्स बंद होने से हज़ारों मुलाजमीन बेरोजगार हो गए हैं। होटल्स बंद होने की वजह से मुल्तान के वेटर मोहम्मद हुसैन के घर फाकों की नौबत आ गई है। मोहसिन अली की रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस से दिहाड़ीदार तबका परेशान। तवील बंदिश से शादी हाल्स में काम करने वाले वेटर्स बेरोजगार हो गए। मुल्तान का रिहायशी वेटर मोहम्मद हुसैन 3 माह से रोजगार न होने की वजह से शदीद परेशानी का शिकार है। मैं जो है ना पहले ये शादी हाल वेटर का काम करता था होटलों में। अब जब का लॉकडाउन हुआ है ना, बहुत मुश्किल है, कारोबार है नहीं। घर के बिजली के बिल भरने होते हैं, गैस का बिल भरना, लेकिन बहुत परेशानी है। पहले 10 रुपये देते थे, आजकल वो वहीं भी नहीं मिलते। बहुत दिल करता है चीज़ें खाने का, लेकिन अबू के पास पैसे नहीं होते, इसलिए मांगता नहीं हूँ। 3 माह के दौरान मुल्तान में 200 से ज़ायद शादी हाल्स बंद होने से 10,000 मुलाजमीन बेरोजगार हो चुके हैं। मेरे शौहर वेटरिंग का काम करते थे, जो 10-12 हज़ार रुपये महीना ले आते थे, तो घर का कोई सर्कट चल जाता था। जब से ये 3 महीने को दौरान लॉकडाउन हुआ है, तो घर कोई रोज़गार नहीं है, घर में बैठे हैं सब, बहुत परेशानी है। शादी हाल्स में काम करने वाले वेटर्स ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि SOPs के तहत होटल्स और मैरिज हाल्स खोलने की इजाज़त दी जाए ताकि उनको रोज़गार कमाने का मौका मिल सके। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ मोहसिन अली, समा, मुल्तान। तो ये एक बहुत बड़ा मामला है और आने वाले दिनों में कुछ बेहतरी होगी, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। यानी ये परेशानियां जो की दूर रहेंगी। शादी हॉल्स खुलेंगे, घरों में फाके हो रहे हैं इसी इंतज़ार में। कराची के शादी हॉल मुलाजमीन ने अब सड़कों पर निकलना शुरू किया है। सड़क पर उन्होंने ताबूत रखा, धरना दिया, हुकूमत से मुतालबा किया कि उनकी बात को संजीदगी से सुना जाए, शादी हॉल्स को खोलने दिया जाए ताकि उनको रोटी मिले, वो अपने बच्चों को अपने सामने भूख से तड़पता ना देखें। इसी बारे में बात करेंगे। मैरिज हॉल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा तारिक साहब हमको ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ये फरमाइए, पिछले कई दिनों से आप लोग एहतजाज कर रहे हैं, एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, कुछ आपको नज़र आती, कोई रोशनी थोड़ी सी महसूस हुई, दिखाई दी? किसी ने आपसे, किसी हुकूमती नुमाइंदे ने आप लोगों से राबिता किया, वो चाहे शादी हॉल्स को खोलने की बात हो या उनको बंद रखते हुए जो दीगर लोग इससे एसोसिएटेड हैं उनको हेल्प करने की बात हो? जी अस्सलाम वालेकुम। देखें, ऐसा है कि हुकूमती किसी नुमाइंदे ने हमसे रब्ता नहीं किया। हाँ, लेकिन ये है कि हमने अपनी बात हर फोरम के ऊपर जो है वो पहुँचाई है। कोविड कमेटी की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की टीम है, हम उनसे इंडिविजुअली भी मिले और उनके साथ कंबाइंड हमारी कमिश्नर ऑफिस में कमिश्नर साहब के साथ मीटिंग भी हुई है। हमने हर तरह की अपील्स भी इनको पहुंचाई हैं। हमने 2 हफ्ते पहले अपने जो SOPs हमने इनके पास जमा कराए थे, हमने उसकी फिजिकल डिमॉन्स्ट्रेशन भी दी है। इस वक्त आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट की तरफ से के हमको बड़ी एश्योरेंस दिलाई गई थी कि जी वो हमारा मौक़िफ़ जो है वो पॉजिटिव अंदाज में और रेकमेंड करेंगे NCOC की जो फेडरल गवर्नमेंट की मीटिंग है, जहाँ पे बिजनेस कैटेगरीज को अलाउ किया जाता है,
वहाँ पे वो उसको रेकमेंड करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब जब NCOC की मीटिंग आई है तो हमारे पास जब वो मौक़िफ़ टीवी के ऊपर चला है वज़ीर आला साहब का कि जी वो शादी हालों को बंद रखने की उन्होंने सिफारिश की है, तो ये तो हमारे समझ में नहीं आता कि हमसे बात कुछ की जाती है लेकिन जब रिकमेंडेशन की बात आती है तो वहाँ पे नेगेटिव रिकमेंडेशन की जाती है और सारा मलबा जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ डाल दिया जाता है। लेकिन ये जो आपकी बात होती है, ये जो आपकी सिफारिशात सुनते हैं वो कौन है, अगर आप नाम ले सकें, हुकूमती कौन सा नुमाइंदा है जिससे आपकी बात होती है, जो आपको यकीन दिलाता है कि हम आपका ये मौक़िफ़ आगे लेकर जाएंगे? बातें सईद हनी साहब के साथ भी हुई है, नासिर हुसैन शाह साहब के साथ भी हुई है। जो हमारी एक ग्रैंड मीटिंग हुई थी उसके अंदर इम्तियाज शेख साहब भी शामिल थे, मुर्तजा वहाब साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। ठीक है, इन सब ने आपको एश्योरेंस दी, लेकिन बात उस तरीके से आगे लेकर के लिए सर मुझे ये बताइएगा कि जब लॉकडाउन लगा कराची में, हमने सर उसके बाद देखा स्पेशली मार्केट्स की तरफ से प्रेशर बिल्ट हुआ, ऐसे एहतजाज हुए, ऐसे ऐलानात हुए, ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई जिसमें उन्होंने बाकायदा कहा कि हम इसके हामी नहीं है लॉकडाउन के और हम बाजार खोलेंगे। उन्होंने प्रेशर बिल्ड किया, उसके बाद हुकूमत से मुज़ाकरात हुए और हुकूमत ने अलाउ किया। ये प्रेशर आपकी तरफ से बिल्ड क्यों नहीं हुआ? सर देखें, बात यह है कि हम जो बेसिक हम लोग भी थोड़ा सा वेट कर रहे थे कि हालात बेहतर हो जाएं। अब हुआ यह है कि हमारे अभी आप देख रहे होंगे कि लोग एहतिजाज पे निकल आए हैं। पिछले हफ्ते लेबर ने एहतिजाज किया था नॉर्थ नाजाबाद के अंदर, इससे पहले भी एहतिजाज। गवर्नमेंट ने अगर 1-2 दिन में हमारी बात नहीं मानी तो हम भी अंदा हफ्ते या 10 दिन के अंदर इनके हम जो एक शरीफाना तरीका जो आप कह रहे हैं जो एजुकेटेड एक वे है वो हम सारे अडॉप्ट कर चुके हैं। अगर गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रहा और उनको हमारी परेशानी और मजदूरों की फाका की नजर नहीं आ रही तो हमको भी जो है ना कोई शदीद किस्म का, कोई सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल अपनाना पड़ेगा। एक बात बता दीजिए, पूरी हो गई, ये सीधी बात समझ में नहीं आती शायद। ये आप एहतजाज की कॉल तो आप दे रहे हैं, मुझे साथ में जरा जल्दी से ये बता दीजिएगा कि कुछ ना कुछ प्लान आप लोगों ने दिया, कोई ना कोई तजावीज़ आपने दी कि भाई इज्तिमात नहीं हो सकते लेकिन इन SOPs के साथ हो सकते हैं, हम इस तरह से बेहतर अंदाज में काम कर सकते हैं। कुछ थोड़ा सा हेल्प आप लोगों ने किया इस सिलसिले में? जी हमने उनको बिल्कुल नासिर बना करके दिए। हमने फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी मीडिया को बुला करके दी थी। उसके अंदर हमने बाकायदा बताया कि हम एंट्री से लेके अंदर सिटिंग तक हर चीज के अंदर जो भी गेस्ट आएगा उसको सैनिटाइज करेंगे। मास्क और ग्लव्स का जो लोगों का पहनना है वो लाजमी होगा। अगर लोग पहन के नहीं आएंगे तो शादी हाल की इंतजामिया उनको प्रोवाइड करेगी। हर टेबल पे ये फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन आपने बाकायदा करके दिखाई कि इन SOPs के तहत हम लोग काम कर सकते हैं, एटलीस्ट रोजगार उस तरीके से मुतासर होगा नहीं। बेहद शुक्रिया सर, साथ मौजूद थे आप और इस सिलसिले में हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। एकदम कराची के मसाइल की बात कर लेते हैं और मसाइल की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जो बल्दियाती नुमाइंदों को हल करने होते हैं, लेकिन जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं वो कहते हैं कि ये इख्तियारात नहीं है या वो कहते हैं कि फंड्स नहीं है, रोना बहुत पुराना हो चुका है। और शहरी सिर्फ ये सोचते हैं कि अब हम रोएं तो किसके सामने रोएं, फरियाद करें तो किसके सामने करें। पानी, बिजली, ये मसाइल तो हैं, इसका तो अंबार लगे, लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि अगर वेदर चेंज होता चला जाएगा तो फिर उसके बाद में क्या होगा? क्या इस सिलसिले में कुछ काम भी किया गया है? तो हम आज इसी बारे में बात करेंगे। कराची के सुल्तान यानी मेयर वसीम अख्तर साहब हमने उनसे कमिटमेंट दी थी, हमें टाइम दीजिएगा थोड़ा सा, तो वो मान भी गए, हो भी गया जनाब। ये वेलकम टू नया दिन। ये फरमाइएगा, कराची में बिजली, पानी, सीवरेज, पार्किंग, इस सब के लिए एक एक माफिया मौजूद है और उन्हीं का राज है। कराची वालों का कोई सुनने वाला है जो इस मसले को हल कर दे, इन मसाइल को हल कर दे, या बस सिर्फ और सिर्फ लाइन में लगिए, वोट दीजिए और फिर उसके बाद में यही सुनिए कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है? जी देखें, कराची का जो मेरा ये 4 साल एक्सपीरियंस रहा है, कराची के मसले बहुत बढ़ चुके हैं और इस तरह से रिजॉल्व नहीं होंगे। ना वो सिंध गवर्नमेंट रिजॉल्व कर सकती और ना फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि कराची के इश्यूज बहुत सारे ऐसे हैं जो सिंध गवर्नमेंट से पर्टेन करते हैं, बहुत सारे इश्यूज फेडरल गवर्नमेंट से पर्टेन करते हैं। फेडरल लैंड ओनिंग एजेंसीज मौजूद हैं यहाँ, जो ज़मीनें जो फेडरल गवर्नमेंट के पास हैं वो इख्तियारात फेडरल गवर्नमेंट के पास हैं। कुछ परसेंटेज सिंध गवर्नमेंट के पास है लैंड कंट्रोल की। KMC के पास तो बहुत कम हिस्सा बनता है। यहाँ सेंसस सही नहीं हुआ इस शहर का। जब तक सेंसस सही नहीं होगा ना हेल्थ पॉलिसी बन सकती है, ना एजुकेशन पॉलिसी बन सकती है, कोई भी पॉलिसी नहीं बन सकती। तो आपको इस शहर को बड़ा सीरियसली लेना होगा, इंपॉर्टेंस होगी। ये शहर पूरे मुल्क को चलाता है, 2 पोर्ट्स हैं इस शहर में।
इसको आपने सीरियस नहीं लिया, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो चाहे वो सूबे की हुकूमत हो। सिर्फ यहाँ से टैक्सेस वसूल तो किए जाते हैं मगर इस शहर के जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व नहीं किए जाते। मेरे ख्याल में अरसे से पानी का इशू चला आ रहा है, कोई सीरियस नहीं लेता, ना फेडरल गवर्नमेंट ना सूबे की हुकूमत। K4 अभी तक खटाई में पड़ा हुआ है, S3 को कोई देखने वाला नहीं है, ट्रांसपोर्ट एक बस नहीं है, 12 सालों में एक बस नहीं चली इस शहर में। तो ये KMC सारे मसले हल नहीं कर सकता। इस पे तो जो साहिब इक़्तिदार है मुल्क का उसको बैठना होगा, सीरियस लेना होगा इन इश्यूज को, क्योंकि सीरियस इसलिए लेना होगा, ये रेवेन्यू पूरे मुल्क को देता है और पूरे सूबे को देता है। अगर जिस डाल पे बैठे हैं उसी को काट रहे हैं तो फिर नुकसान हो सकता है इस मुल्क को। तो मैं समझता हूँ कराची के इश्यूज को प्रायोरिटी देके सारे मसले हल करने होंगे, चाहे प्राइम मिनिस्टर साहब आके बैठे हैं या चीफ मिनिस्टर साहब को साथ लेके बैठे हैं। जो इश्यूज हैं रूल्स को रिलैक्स करना है रूल्स रिलैक्स करें, वरना ये मसाइल हल नहीं हो सकते। जो कराची जिस मुश्किल में फंसा हुआ है, सीवरेज तबाह है, ट्रांसपोर्ट तबाह है, पानी है नहीं, सड़कों का निजाम दरम भरम है। जो इलेक्शन कराए गए बल्दियाती उनको इख्तियारात मिले नहीं है, 140A आर्टिकल की इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं रही, सुप्रीम कोर्ट कुछ कहता है, हाई कोर्ट कुछ कहता है, उस पर इम्प्लीमेंट होता नहीं है। ऐसा जो इशू है कराची का वो हल नहीं हो सकते जब तक सब सीरियसली इसको नहीं लेंगे। ये जो आखिर में आपने बात की इख्तियारात से मुताल्लिक, और ज़ाहिर आपने कहा कि बहुत से इदारे भी इसमें इन्वॉल्व हैं, कोर्ट्स भी इन्वॉल्व हैं, लेकिन फिर भी उस तरीके से अमल दरामद हुआ नहीं। सर अगर मसला यही रहे, इख्तियारात का मसला रहे, फंड्स का मसला रहे, सिंध और वफाक की जंग का मसला रहे, पिस्ती अवाम रहे, तो फिर अवाम को बाहर निकलना चाहिए वोट देने के लिए। अगर आइंदा बल्दियाती इंतखाबात होते हैं तो चुनना चाहिए उन नुमाइंदों को जो कर कुछ नहीं सकते। और कराची से वोटर इसीलिए निकलता नहीं है घर से जब इलेक्शन आते हैं, शायद यही हालात है जो बदलते नहीं है। देखिए ये फंक्शन जो है वो KMC के पास है। नाले कोई तकरीबन 40 नाले हैं बड़े, और छोटे नाले कोई 500 के करीब हैं मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में। फंक्शन KMC का है, हम इसको कंटिन्यूसली साफ कराते हैं, मगर जून 18 के बाद हमारे पास वसाइल ख़त्म हो गए थे, हम नहीं करा सके। जून 18 के बाद से नाले चोक्ड हैं, और चोक की वजह जो है वो कचरा और सीवरेज है जो महकमा गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पास है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध अगर डिस्पोजल कचरे का बेहतर बना ले और सीवरेज का बना ले तो ये नाले चोक नहीं होंगे। मगर मैंने इस पे बहुत ज़्यादा आवाज़ बुलंद की, और ख़ास तौर पे NDMA की वार्निंग के बाद मैंने CM साहब को भी कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, PM साहब को भी कहा कि नाले कराची के चोक्ड हैं, बारिश आएगी तो इलाके डूबेंगे। अल्लाह का शुक्र है कि वर्ल्ड बैंक सामने आया है। वर्ल्ड बैंक ने सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलके और KMC के साथ मिलके प्लान चॉक आउट कर लिया है। हमने उनको सारी आइडेंटिफाई कर दिए हैं नाले कि ये नाले हैं जो चोक होते हैं, इनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। आज से ये नाले क्लियर होना शुरू हो गए हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो चोकिंग पॉइंट्स हैं 38 नालों के वो क्लियर हो जाएंगे। मैं खुद इन चीज़ों को मॉनिटर कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूं कि जो बारिश आएगी इसमें कम से कम नालों को हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अच्छी खबर आपने दी। सफाई से मुताल्लिक जो चोकिंग पॉइंट्स हैं उनको आप क्लियर कराएंगे, क्योंकि अगर बारिश होती है और ज़्यादा बारिश होती है तो मसले ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए आप उस पर काम करें। बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे। अब ज़्यादा बारिश से हमेशा एक जुमला ज़हन में आता है, इसलिए मुस्कुराहट आ जाती है। एनीवेज जी, अब कोरोना से जो मुतासर आवाम है उनसे मुताल्लिक हम गुफ्तगू करते हैं। जब डॉक्टर ये कहे, जब हुकूमत ये कहे, जब एडवाइजरी ये हो कि आपने अकेला रहना और ऐसे वक्त में आप उसे अकेला छोड़ दें, तो फिर कितने साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जन्म लेते हैं, इसकी आज हम प्रोग्राम के हिस्से में बात कर लेते हैं। और सिर्फ यही नहीं, हम सिर्फ कोरोना पेशेंट की बात नहीं कर रहे, जो उसकी फैमिली है वो कहाँ कहाँ पर सफ़र करते हैं। एक कॉल कर देना कितना ज़रूरी होता है। तो पहले हम इस सिलसिले में आज हमने कहा कि हम इसके ऊपर बात भी करेंगे, और मौका ऐसा बन गया जी, तस्कीन हेल्थ इनिशिएटिव उन्होंने एक वीडियो भी इसके ऊपर शेयर कर ली। तो हम इस वीडियो से क्या कुछ सीख सकते हैं वो हम समझने की भी कोशिश करेंगे। हमारा साथ देंगे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ताहत साबरी, लेकिन पहले हम आपको ये वीडियो दिखाते हैं। तो पैगाम अच्छा था, लेकिन इसको थोड़ा सा समझने की भी ज़रूरत है, ऐसे कि आपको भी बात समझ में आए, हमें भी बात करने में मज़ा आए। सादा सा स्टाइल है। ताहा हमारे साथ हैं, वेलकम करते हैं आपको। कैसे आप ये बताइए, केयर करनी है और आगे बढ़कर करनी है और महदूद रहते हुए करनी है। अब ये सब कुछ करना इतना आसान तो है नहीं। वीडियो हमने आपकी देख ली, थोड़ा सा एलैबोरेट कीजिए, लोगों को आपकी बात बहुत समझ में आती है।
आज आपने सोचा हुआ है, बिल्कुल नहीं सुनेंगे मेरी बात। आई गेस आवाज़ नहीं जा रही, आवाज़ नहीं जा रही। लेकिन किरण इन्होंने बड़ा अच्छा ये पॉइंट इस वीडियो के ज़रिए बताया है, क्योंकि अक्सर ये हो रहा है, क्योंकि मेरा खुद भी एक्सपीरियंस है ये, कुछ फैमिलीज़ को मैं जानता हूँ जहाँ पर जो बुज़ुर्ग हैं, जब उन्हें कोरोना हुआ उसकी वजह से वाकई पूरी फैमिली डिस्टर्ब। और किरण, वो बुज़ुर्ग जो घर से बाहर निकलते नहीं थे उनको कोरोना हुआ। तो जब हम पहले दिन से ये बात करते आ रहे हैं, लोग परेशान हो गए कि तो बाहर नहीं निकल, दैट मीन्स कि घर का एक ऐसा फ़र्द है जो कोरोना वायरस बाहर से लेकर आया है, वो घर का वो फ़र्द, उसे कोरोना का कोई सिम्टम नहीं हुआ, ना उनको मालूम है किसी को कोरोना है या नहीं, बट वो जो बुजुर्ग हैं वो अस्पताल में इस वक्त एडमिट, आप मिल नहीं सकते। एक अटेंडेंट अगर हॉस्पिटल में है वो भी अंदर जा नहीं सकता, और उस अटेंडेंट से मिलने आप जाते हैं तब भी आप परेशान होते हैं क्योंकि आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, और एट द सेम टाइम आप इसलिए भी फिक्रमंद हैं कि घर का कोई और शख्स मुतासिर तो है, कोई और फर्द मुतासिर तो है, क्योंकि वो बुजुर्ग तो बाहर नहीं जाते थे। वो बाहर नहीं जाते थे, एक पहलू ये है, और दूसरा पहलू ये कि हमेशा ऐसा होता नहीं है कि अगर आप कॉल करें और आपके किसी प्यारे को, या चलिए बुजुर्ग की आप बात कर रहे हैं, नाना नानी दादा दादी, अगर उनमें से किसी को कोरोना है तो वो बात करने की पोजीशन में भी हो, लेकिन उनके लिए उस वक्त भी आप हौसला देने वाली पोजीशन में होते हैं। मेरे ख्याल से आप एक पिक्चर मैसेज कर दें अगर, तो भी वो देखकर खुश हो जाते हैं, वो आपका ऑडियो सुन सकते हैं उस वक्त भी। कम्युनिकेट करना, इंटरेक्ट करना, अगर वहाँ से जवाब नहीं भी आ रहा, वो जो ब्लू टिक आता है ना, यकीन कीजिए वो लाइफलाइन लगने लग जाता है। ताहा ये सिर्फ और सिर्फ फैमिली की ही जिम्मेदारी नहीं है, ये अगर जैसे आपने वीडियो में दिखाया दादाजी हो, नाना जी हो, तो ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों और उनके बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है, ऐसा तो कोई भी कर सकता है। इस तरह से कम्युनिकेट तो कोई भी कर सकता है, और करना भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें ये बहुत अहम है कि हम ये रियलाइज करना बहुत जरूरी है कि हमारा जहन और जिस्म कनेक्टेड है, राइट। सो अगर हम जो मरीज हैं उनको हम ज़हनी तौर पे सुकून में रखेंगे छोटी चीजें करके, तो उससे उनकी जिस्मानी उनकी कुव्वत मुदाफियत भी ज्यादा जल्दी रिकवर करेंगे, बेहतर होगी, और वो रिकवर भी हो पाएंगे। और ताहब एक रवैया अजीज़ो अकारिब का, सर्कल का, मोहल्लेदारों का भी है, बजाय इसके वो मोटिवेट करें, वो कुछ ऐसे सवाल करते हैं, कुछ ऐसी बात करते हैं कि उससे हौसला नहीं मिलता, उससे मजीद डर पैदा होता है, और कभी कभी बात ही नहीं करते, यूं ही निकल जाते हैं। रोज के मिलने वाले, एक साथ आने जाने वाले, वो भी बात नहीं कर रहे होते। ये कितना तकलीफ देह है, बहुत तकलीफ थे। इससे इनफैक्ट मसला ये होता है कि अगर हम ये रवैये इख्तियार करते हैं तो लोग फिर डर जाते हैं, लोग डरते हैं कि हमें भी माशरे से काट दिया जाएगा, तो फिर क्या करते हैं, वो फिर अपने अलामात बयान नहीं करते, वो अपनी कैफियत को बयान नहीं करते, और फिर अगर उनको वो बीमार हो भी तो फिर आपको बताएंगे नहीं, एंड आपको ज्यादा रिस्क भी होगा। तो हमदर्दी एक तो जाहिर सी बात है वैसे भी बहुत जरूरी है, लेकिन साथ साथ खुद बचने के लिए भी हमें हमदर्दी करनी पड़ेगी, वरना लोग छुपाना शुरू कर देंगे और बीमारी मज़ीद फैलती जाएगी। एक ये मसला भी तो है, जिन फैमिलीज में किसी बुजुर्ग को कोरोना हुआ और ज़ाहिर है अगर वो बाहर नहीं जाते थे तो दैट्स फॉर श्योर कि घर का कोई और फर्द है जो बाहर से ये वायरस लाया है, क्योंकि आ जाता है, जितनी भी एहतियात कर लें वायरस आ सकता है, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत तरीक़ों से फैलता है। ऐसे में अगर फैमिली डर से, सोसाइटी के प्रेशर से, लोगों के रवैये की वजह से टेस्ट नहीं करा रही, तो ये कितना बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा। और इनफैक्ट ये काफी केसेस में जहाँ तक हमने सुना है घर के अंदर से ही आता है, बुजुर्गों से ही आता है। इनफैक्ट इस तरह मेरे जानने वाले थे, उनके घर में हो गया था, उनको हो गया था, वो घर आए तो उनके जो बुजुर्ग हैं उन्होंने इंसिस्ट किया कि हम साथ बैठ के खाते हैं। तो ऑफ कोर्स बुजुर्ग हैं तो उनका एहतराम किया, लेकिन बुजुर्गों को भी हो गया। तो इसमें ये हमें बहुत ख्याल रखना पड़ेगा कि हमारे बुजुर्ग ऑफ कोर्स उनकी एक डिफरेंट एक तरीके से थिंकिंग है, लेकिन हमें उनका एहतराम करते करते हमें थोड़ा फर्म होना पड़ेगा उनकी बेहतरी के लिए। या फर्म हो जाएं या बार बार प्यार से समझाएं। मतलब कि देखिए वो तो आप समझाएं भी, लेकिन अगर समझते नहीं है तो थोड़ा फर्म भी होना पड़ेगा, बिकॉज वही है कि आपको बेसिकली कॉम्प्रोमाइज नहीं करना उनकी सेहत के लिए, बहुत जरूरी है उनकी सेहत के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। ठीक है, और ये उनके लिए भी अच्छा है, ये आपके लिए भी अच्छा है, ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है, ये हमें करना होगा। डॉक्टर ताहा बेहद शुक्रिया, साथ में सॉरी वक्त थोड़ा कम
वक्त हो गया ख़त्म। आपसे मुलाकात हम करेंगे मंडे को लाइव, लेकिन सैटरडे एंड संडे हमारे बेस्ट ऑफ नया दिन आप ज़रूर देखिएगा। प्रोग्राम का फीडबैक भी दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। वीकेंड है लेकिन घूमना फिरना नहीं है, गैर ज़रूरत तो बाहर नहीं निकलना कि ग्रॉसरी करने भी जा रहे हैं एक शख्स जाए। और यावर रज़ा साहब की बात का एक जुमला यहाँ दोबारा कहता हूँ। उन्होंने कहा कि आज भी मंडी में लोग जो आ रहे हैं बच्चों को लेकर आने, तो प्लीज़ ऐसा ना कीजिए। अकेला शख्स जाए, जानवर पसंद करे और वापस ले आए, बच्चों को ना लेकर जाए, बुजुर्गों को ना लेकर जाएं, एहतियात कीजिए। ब्रेक लेनी थी। मंडे को मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।